हेलो एवरीवन। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आपको पता है आज से हमारा नेट एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया था। तो जिनका आज पेपर हो चुका है, अगर आप मुझसे कनेक्टेड है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप मुझसे क्वेश्चंस शेयर कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ क्वेश्चंस शेयर किए। बट जैसे मैं पेपर 2 कॉमर्स के लिए पढ़ाती हूँ, तो अब पेपर 1 के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो ये अभी पेपर में काफी डिले हो गई इस बार, बट मुझे काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम जैसे आपने पेपर 1 का गाइडेंस सेशन किया है वैसे पेपर 2 कॉमर्स का भी कर दीजिए। तो मेरी कोशिश है आज या कल तक, आज जितना मैं करा पाऊंगी मैं आपको पेपर सॉल्व करा रही हूँ। यूजीसी नेट दिसंबर का भी जो रीसेंट एग्जामिनेशन हुआ था उसके आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। और मैं कोशिश करती हूँ कि ये सेशन की ड्यूरिंग आपको बताऊं कैसे ट्रिक्स टिप्स या कॉमन सेंस से हम आंसर्स ढूंढ सकते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी क्योंकि 24 को कॉमर्स का पेपर है और आज ऑलरेडी 22 इवनिंग है। बट अगर आप मेरा ये सेशन अपने एग्जाम के पहले पॉसिबल है तो देख के जाइए। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप सेट जब एग्जामिनेशन आएगा, जैसे कि 26 जुलाई को संडे को एग्जाम आने वाला है, आप उसके लिए जरूर ये सेशन देख के जा सकते हैं। ठीक है। और मैं हमेशा कहती हूँ मेरे चैनल से जुड़ने के टाइम आप अपने साथ बुक्स नोट्स रखिए और आप लिखिए कि आज हमने क्या सॉल्व किया है। और मेरे चैनल से जुड़ जाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं हूँ डॉक्टर कंवलप्रीत कौर, असिस्टेंट प्रोफेसर, विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी, कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपने ये एग्जाम दिया था तो आपको पता होगा कि अगर आप क्वालिफाई हो गए तो डेफिनेटली आप मेरा सेशन नहीं देख रहे होगे। बट अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए थे तो कहाँ पर हमारी गलतियां हुई थी आज हम देख सकते हैं। देखिए ये मैं हर सेशन के स्टार्ट में बोलती हूँ कि एग्जाम आ गया है 22 जून से। तो जैसे कॉमर्स पेपर है 24 जून से, तो अभी हमारे पास आज की शाम और मैं बोलूंगी कल सुबह ही है हमारे पास। तो मैं ये बोलती हूँ उन कैंडिडेट्स को कि अगर आप पढ़ रहे हो तो अभी कोशिश कीजिए कुछ नया मत लीजिए जस्ट एग्जाम के पहले। हाँ, जैसे मेरे सेशन के ड्यूरिंग आपको कुछ नया सीखने को मिल गया तो अलग बात है। अदरवाइज रिवीजन, जैसे ये मेरा सेशन आपके लिए रिवीजन ही होगा। ओके। तो हमेशा अभी 26 जुलाई के लिए अगर आप प्रिपेयर करें तो 20 टॉपिक्स है और मैं हमेशा कहती हूँ क्वालिफाई हो जाइए। पूरे सिलेबस को कैसे स्टडी करते हैं वो मेरी काफी प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं ये भी मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो आज मैं तुरंत आपके साथ सेशन पर आऊंगी। अदरवाइज मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पहले सिलेबस डिस्कस करो। तो याद रखिए ये जो मैंने ब्लैक में हाईलाइट किया है ये वो यूनिट्स है जो प्योरली मैं बोलूंगी थ्रियोटिकल है। तो यूनिट 1 है आपके पास बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। यूनिट 2 इनको मैंने पिंक हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है। और इसका पहला, अभी इसका नाम है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। यूनिट 3 हमारे पास बिजनेस इकोनॉमिक्स है। यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस। कुछ यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसका पुराना नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथड्स, जिसका पुराना नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा प्रोसेसिंग। एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिकल आजकल मिल रहे हैं। यूनिट 6 हमारे पास बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर हमारे पास है यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यूनिट 8 है मार्केटिंग मैनेजमेंट। यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। और यूनिट 10 है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, जिसको पहले हम इनकम टैक्स लॉ एंड प्लानिंग बोलते थे। तो मैं हमेशा बोलती हूँ आप देखिए आप कौन से टाइप के स्टूडेंट है। इसमें प्रैक्टिकल वालों का बहुत ही ज्यादा फायदा नहीं है क्योंकि थ्रियोटिकल पोर्शन मोर है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कीप योर सिलेबस हैंडी जब भी आप पढ़ते हो। तो अब मैं बिना इसके गाइडेंस के, मेरे बहुत सारे कॉमर्स के सेशन में आपको ये गाइडेंस मिल जाएगा। तो आज मैं तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। अब ये भी पता होना चाहिए यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या कवर हो रहा है। अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमको लगता है मार्केटिंग में भी फिट हो जाएंगे, इकोनॉमिक्स में भी फिट हो जाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए मेरा हमेशा सॉल्यूशन होता है आप पढ़ने के टाइम, अभी तो चलो आपका कल परसों एग्जाम है, बट आप फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहे होते हो तो आपको क्या याद रखना है कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले एक एक्सरसाइज जो मैं सारे कैंडिडेट्स को बोलती हूँ, आप देखिए कि आपको पता है ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहा है। ओके। अगर आपको इतना भी नहीं पता है तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है। एटलीस्ट क्वेश्चंस को देख के ये समझ आना चाहिए वो कौन से यूनिट से क्वेश्चन आ रहा है। अभी मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट कहाँ पढ़ा है। ठीक है। तो हम जब कॉमर्स पढ़ते हैं एफ आई बी कॉम, एफ आई बी एम एस, एफ आई बैक, हमको एक बिजनेस एनवायरनमेंट कंपलसरी सब्जेक्ट आता है। इंटरनेशनल बिजनेस मैंने कहाँ पर पढ़ा है, तो ये मैंने कभी इकोनॉमिक्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस जो मैंने एमकॉम में पढ़ा था, ये कभी मैंने एक्सपोर्ट मार्केटिंग में पढ़ा है। ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं कौन सी बुक्स रेफर करूँ। फिर मेरे पास क्वेश्चन है एफडीआई पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, तो क्या ये मैंने मास्टर्स लेवल पर पढ़ा है, क्या मैंने यूजीसी सॉरी यूजी लेवल पर पढ़ा है, पीजी लेवल पर पढ़ा है, या ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मैंने कहां पर पढ़ा है। तो कभी आप इंटरनेशनल मार्केटिंग पढ़ रहे हो, कभी आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमने ये सब पूछे।
ठीक है। अब कुछ प्रेडिक्टेड टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपको हर बार यहाँ पर एक WTO से क्वेश्चन आ जाएगा, आपको हर बार ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन आ जाएगा, आपको हर बार ये सार्क नाफ्टा से क्वेश्चन आ जाएगा, आपको हर बार एक ये BOP से क्वेश्चन आ जाएगा, आपको यहाँ पर हर बार एक FDI FPI से क्वेश्चन आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पर बोलूँ, आपको हर बार एक क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा ग्लोबलाइजेशन या मोड्स ऑफ एंट्री पर क्वेश्चन आ जाएगा। फिर आपको ये थियोरीज पर क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए इसमें कितने सारे सब टॉपिक्स है, थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो कभी आपको टैरिफ पर आ रहा है, कभी थियोरीज पर आ रहा है। फिर आपको हर बार एक क्वेश्चन ये इससे आ सकता है, CSR से आ सकता है, या फिर आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो अपडेटेड हो चुकी है, या बिजनेस एनवायरमेंट से। सो देखिए जनरली फ्रॉम पेपर 2 दे शुड आस्क 10 क्वेश्चंस पर टॉपिक, बट पेपर 2 becomes not unpredictable. You cannot predict the number of questions. So there is a possibility from unit 1 you are getting only 5 questions. There is a possibility you are getting 12 questions. But अगर हम चले ऐसे statistics या मैं देखूं past review देख के, तो आपको हर यूनिट से 10 क्वेश्चंस आने बहुत उनको देने चाहिए। बट ये कभी कभी नहीं होता, कभी आपको 6 आ जाते, कभी आपको 12 आ जाते। ठीक है, तो ये याद रखिए, अंदाजे से हम 10 क्वेश्चंस पकड़ के चलेंगे। हर यूनिट को हमें इक्वल वेटेज देनी है। ठीक है, मैं हमेशा हर सेशन में बोलती हूँ, अगर आप ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हो तो आपकी मेहनत अलग ही लेवल की है। अगर आप जूनियर रिसर्च लेवल क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपकी मेहनत अलग है। बट अगर आप बेसिक असिस्टेंट प्रोफेसर या PhD के लिए, ये जो कैटेगरीज है, आप देखिए आपको कितने स्कोरिंग चाहिए। ओके, तो चलते हैं, इन्हीं में से सिलेबस बनता है। मुझे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि मैम क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे। ट्रस्ट मी, फ्रॉम दिस सिलेबस। अब आप देखना, कभी नोट करना, जब आप ये क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करेंगे इनमें से, देखिए तो यहीं पर टॉपिक है, पॉलिसीज, मॉनिटरी पॉलिसी इधर है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इस सेक्शन से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपको इस सेक्शन से 2 क्वेश्चन, तो एक BOP से आएगा, एक FDI पर आएगा, फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर आएगा और ये क्वेश्चन यहाँ से। तो यहीं से आपका सिलेबस बनता है। तो सबसे पहले हमेशा मेरी एडवाइस है, आप पेपर डाउनलोड कीजिए, प्रीवियस ईयर मार्क कीजिए कि कौन से क्वेश्चन से ये टॉपिक आ रहा है, सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ थॉरो विथ यू आर विद द सिलेबस, और वेर यू आर लैकिंग और वेर यू कैन स्कोर, एंड द नेक्स्ट स्टेप शुड बी ऑलवेज कीप योर सिलेबस हैंडी। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये सारे मेरे दिसंबर के क्वेश्चन है, जो भी आपका दिसंबर जनवरी का एग्जामिनेशन हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सिंपल क्वेश्चन है, बट ये जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, तो या तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आंसर दे पाओगे, या फिर आप कोई ट्रिक्स और ट्रिप्स नहीं याद कर सकते। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले याद रखिए, आप ऊपर नॉट अ कैटेगरी को हाईलाइट कर लीजिए। आपने गलत क्वेश्चन समझा, आपने नॉट ही नहीं रीड किया, तो आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो आप जब भी पढ़ रहे हो साथ में टाइमर लेके बैठिए, या फिर आप अंदाजा लगाइए कि अगर मेरा 2 घंटे का सेशन है, मैं पढ़ रही हूँ 2 घंटे, तो मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और मैंने पर मिनट कितना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट। हियर द करेक्ट आंसर इज ड्रॉइंग्स अकाउंट, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आपके पास करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है। या तो मैंने आपको बता दिया कि ड्रॉइंग्स अकाउंट यहाँ पर करेक्ट, बट जब आप स्टडी कर रहे हो आपको कैसे पढ़ना है, आपको BOP पढ़ना है, आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ना है। अब देखिए करंट अकाउंट में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, या ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में क्या आता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर तो मैंने सपोज बाय फ्लूक भी ढूंढ लिया, बट टुमारो दिस क्वेश्चन may not repeat, but this concept will repeat. Definitely you are going to get a question from balance of payment, but ये क्वेश्चन आपको सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको करेक्ट आंसर भी मार्क करके दिया है। और मैं कैसे पढ़ाती हूँ कैंडिडेट्स को, तो आप ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दी है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज जनरली डिवाइडेड इनटू करंट अकाउंट, कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। अब आपको पता होना चाहिए करंट अकाउंट के अंदर क्या आ रहा है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर्स। कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट में आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, लोन एंड बोरोइंग्स आ रहा है, कैपिटल ट्रांसफर्स। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक। ठीक है, आप इसका गूगल पर जाएंगे, आप सर्च करेंगे, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट मिल जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए बता दिया है। आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ रहे हैं तो मेरी सजेशन है आप साथ में नोट्स बनाइए, बट जैसे कि अभी एग्जाम हमारा परसों ही है, तो मेरी सजेशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ में ही पढ़ लीजिए। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, whereas balance of payment is a systematic record of all economic transactions between a country and the rest of the world। ये बेसिक मीनिंग से लेके, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। जैसे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में आप देखिए, इट इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम्स, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली विजिबल आइटम्स होते हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आपके पास गुड्स एंड इनविजिबल आइटम्स दोनों रहते हैं। ठीक है, इसकी कंपोनेंट्स क्या है, ये क्या है, अब मैं इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ा सकती, तो आप ये वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप खुद इसके ऊपर स्टडी कीजिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, जैसे आपको पता होना चाहिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड इट मेजर अ कंट्रीज ट्रेड परफॉर्मेंस, वेल एज बैलेंस ऑफ पेमेंट measures the country's overall
ओवरऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन। ओके, तो हमको ये पता होना चाहिए, इसकी कंपोनेंट्स पता होना चाहिए। फिर करंट अकाउंट में देखिए मैंने डिटेल में बताया, ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर, रेमिटेंसेस, गिफ्ट्स एंड डोनेशंस। अभी रेमिटेंसेस का मतलब नहीं पता है तो सर्च कर लीजिए। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल ट्रांसफर एंड एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ नॉन प्रोड्यूस्ड एसेट्स। फाइनेंशियल अकाउंट में एफडीआई, एफपीआई, लोन्स, बैंकिंग, कैपिटल एंड रिजर्व। सिलेबस में जब आपको बता रही थी एफडीआई और एफपीआई था, तो इसका डिफरेंस नहीं पता है तो पढ़ लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं। इनफैक्ट एक क्वेश्चन अब इस पर भी आएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमने स्टडी करना है। और अगर मुझे लग रहा है कि इसमें सही आंसर मुझे पता लग गया है तो ज्यादा खुश नहीं होना है, अगले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। तो मैं कहती हूँ हमेशा एक ही क्वेश्चन में आपके पास 3 कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने को मिलते हैं। सो हियर द करेक्ट आंसर इज 3। बट आपको सही तरीका पढ़ने का, बीओपी पूरा ले लीजिए और पढ़ लीजिए। अब ये कहाँ से आया मैं आपको बताऊंगी सिलेबस पर, जब ये पूरा यूनिट के क्वेश्चन में सॉल्व करा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये देखिए मेरे पास टाइम कम है और मुझे पता है आज आपके पास भी टाइम कम होगा, तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको डायरेक्टली आंसर्स एक्सप्लेन कर दूं। जहां पर ट्रिक्स लगेगी मैं वो साथ में एक्सप्लेन करूंगी। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट इंक्लूड्स ओनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। अभी मैंने आपको बीओपी के बारे में बताया। इट इज ऑलवेज बैलेंस बिकॉज एवरी क्रेडिट एंट्री हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट, तो हर क्रेडिट का डेबिट होता ही है। इट एक्सक्लूड्स यूनिलैटरल ट्रांसफर्स लाइक रेमिटेंस। ठीक है, रेमिटेंस का मतलब नहीं पता, यूनिलेटर का मतलब नहीं पता है तो पढ़िए। एंड शोज ओनली द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हमने नहीं पढ़ा तो हमको आंसर का मीनिंग नहीं समझ आएगा। अब यहाँ पर आपको जो भी वर्ड नहीं पता है, ठीक है, पहले तो सबसे पहले उसका मीनिंग ढूंढिए। और अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए। हियर द करेक्ट आंसर इज सेकंड, बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस बिकॉज एवरी क्रेडिट एंट्री हैज अ कॉरेस्पॉन्डेंस डेबिट एंट्री। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसकी एक बार। करेक्ट आंसर आपका 2 है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बीओपी इज प्रिपेयर्ड यूजिंग द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। Every transaction is recorded twice. So once as a credit that is plus and once as a debit that is minus entry. Therefore, BOP always balances from an accounting perspective as every credit has a. तो ये accounting perspective से पूछा गया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, साथ में ही पढ़ सकते हैं। चलिए, इट इंक्लूड्स, अभी देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट कुछ दिए तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इंक्लूड्स ओनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो दिस डिस्क्राइब्स मेनली द करंट अकाउंट, नॉट द एंटायर बीओपी। बीओपी आल्सो इंक्लूड्स कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व। ये जो पहला वाला क्वेश्चन था। इट एक्सक्लूड्स यूनिलेटरल ट्रांसफर लाइक रेमिटेंस, रेमिटेंसेस आर इंक्लूडेड अंडर करंट ट्रांसफर इन द करंट अकाउंट। अगर आपको पता होना चाहिए करंट अकाउंट क्या है, और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का आपको मतलब पता होना चाहिए, रेमिटेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए। Fourth shows only the financial account of transactions. BOP includes current account, capital account, financial and changes in the reserve. तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए अभी ये एक ही क्वेश्चन पेपर से मुझे 2 आंसर्स मिल गए बीओपी रिलेटेड। तो पहला ये क्वेश्चन था और फिर सेकंड ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अभी जैसे रेमिटेंस का मैं आपको मतलब बता रही थी, इट एक्सक्लूड्स यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल्स मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मनी होता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो जैसे कोई बेटा फॉरेन काम करने गया और अपने पेरेंट्स को इनकम भेज रहा है। ओके, सो यूनिलेटरल रेमिटेंस इज अ ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर विदाउट रिसीविंग एनीथिंग इन रिटर्न, नो गुड सर्विसेज और एसेट्स आर एक्सचेंज। तो एन इंडियन इज वर्किंग इन सम फॉरेन कंट्री एंड वो अपने घर पर फॉरेन से इनकम भेज रहा है अपने पेरेंट्स को, तो उसको बोलते हैं यूनिलेटरल, मतलब वन, नो एक्सचेंज। एक बेटा ही सिर्फ भेज रहा है और वो किसको भेज रहा है, अपनी फैमिली को, तो उसको बोलते हैं रेमिटेंस। ठीक है, आपका बेटा फॉरेन पढ़ने गया, आपने बच्चे को पैसे भेजे तो उसको भी रेमिटेंस कहते हैं। तो ऐसे जो भी मीनिंग नहीं पता उसको ढूंढ लीजिए। और ये बीओपी शुड ऑलवेज बैलेंस, क्योंकि यहाँ पर एवरी क्रेडिट एंट्री हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट एंट्री। छोटे से क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ। अब ये डब्ल्यूटीओ पर क्वेश्चन है, हर बार डब्ल्यूटीओ आईएमएफ पर क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आएगा हमको वो नहीं पता, तो लेट्स रीड द ऑप्शंस। प्रोवाइडिंग अ फोरम फ्रॉम ट्रेड नेगोशिएशन, एडमिनिस्टरिंग एग्रीमेंट सच एज गैट्स, ट्रिप्स एंड ट्रिप्स। फुल फॉर्म नहीं पता है तो जनरल एग्रीमेंट क्या है, ये टीएस। ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ट्रिम्स क्या है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये सब आपको पता। मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसीज और प्रोवाइडिंग कंसेशनल लोन्स एंड फाइनेंशियल एड टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो टाइम लीजिए, क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए, पॉज कीजिए अपने आप ब्रेन को, और करेक्ट आंसर ढूंढिए। देखिए वहां पर है ना आपके पास टाइमर रहता है।
ओके तो जब आप पेपर वन कंप्लीट करते हो तो आप कॉमर्स पर आ जाते हो। अभी ये तो मैंने आपको ना सारे एक ही यूनिट के सारे क्वेश्चन साथ में लगा दिए, बट अगर बीच में मैं कोई और क्वेश्चन ले आऊंगी तो वहां पर हमारे दिमाग को थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे ही वहां पर कभी एक क्वेश्चन आ रहा होता है, फिर दूसरे यूनिट का आ रहा होता है, फिर कभी इनकम टैक्स का पहले आ जाएगा, फिर रिसर्च का आ जाएगा, तो ये सब भी चैलेंजेस आपको रहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है प्रोवाइडिंग कंसेशनल लोन्स एंड फाइनेंशियल एड टू डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए उन्होंने कोर फंक्शंस पूछे, तो ये फोर्थ कोर फंक्शन नहीं है। अगर फोर्थ डब्ल्यूटीओ का कोर फंक्शन नहीं है तो वो किसका कोर फंक्शन है, ये आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, सारे ही फंक्शंस हो गए डब्ल्यूटीओ, बट उसमें से वो क्या बोलेगी इसमें से कौन सा कोर फंक्शन नहीं है, या तो फिर वो बोलेगी जो सेकेंडरी फंक्शन। तो जब आप पढ़ रहे हो ना, इतने इन डेप्थ में पढ़िए कि ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपके माइनस मार्क्स नहीं हो। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज 4। अब पॉसिबल कॉस्ट ऑफ एफडीआई टू होस्ट कंट्री इज। अब पहले तो ये क्वेश्चन को समझना ही बहुत जरूरी है। अगर आप हिंदी से एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास हिंदी का क्वेश्चन आएगा, बट अगर आप महाराष्ट्र का सेट देंगे तो आपके पास मराठी क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज में। तो पॉसिबल कॉस्ट ऑफ एफडीआई टू द होस्ट कंट्री इज, पॉसिबल कॉस्ट का मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन अगर नहीं समझ आ रहा तो एक बार, एक मिनट, जस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ एफडीआई टू द होस्ट कंट्रीज। होस्ट कंट्री कौन होती है, जो इनवाइट करती है बिजनेस को। ठीक है, अगर इंडिया ने लोगों को बाहर से बुलाया तो वो इंडिया होस्ट कंट्री, और कोई एफडीआई कर रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में इंक्रीज इन द शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिवनेस विल रिड्यूस्ड। Technology transfer always lead to dependency and no local innovation gets encouraged. Repatriation of profits may lead to capital outflow. FDI inflows always worsen the host country's BOP position. अब देखिए इसमें ना श्योर शॉर्ट स्टेटमेंट, ऑड वन आउट देखिए, बाकी तीन में से ना कभी प्रेडिक्टेबल है कभी नहीं है। बट देखिए ऑप्शन नंबर 3, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में लीड टू कैपिटल आउटफ्लोज। डेफिनेटली पॉसिबल कॉस्ट ऑफ एफडीआई मतलब एफडीआई वजह से कंट्री को एक क्या नुकसान उठाना पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। अगर लैंग्वेज हमारी वीक है तो हमको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। सो रिपेट्रिएशन मतलब जब मैं प्रॉफिट्स यहाँ से बाहर जा रहा है हमारा, ठीक है, इंडिया में जो कमाया वो बाहर जा रहा है एफडीआई की वजह से, तो उसको बोलते हैं रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में लीड टू कैपिटल आउटफ्लो। तो उन्होंने पॉसिबल कॉस्ट ऑफ एफडीआई मतलब वो नेगेटिव चीज एक पूछ रहे। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन पढ़ू तो एफडीआई इन्फ्लोज ऑलवेज वर्सन द होस्ट कंट्रीज, नॉट नेसेसरी। सेकेंड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लीड्स टू डिपेंडेंसी एंड नो लोकल इनोवेशन, ऐसा नहीं है, आप डिपेंडेंट होते बट जरूरी नहीं है कि आपकी लोकल इनोवेशन नहीं हो। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में इंक्रीज इन द शॉर्ट रन बट लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिवनेस विल बी रिड्यूस, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। लैंग्वेज के ऊपर कमांड बनाना बहुत जरूरी है। इस एग्जामिनेशन में आपको दिमाग से सोचना है, करेक्ट आंसर ढूंढना है, और हमारे पास कितने क्वेश्चन है पेपर 2 में आपको पता होना चाहिए। पहले पेपर में हमारे पास होते हैं 50, फिर बाकी 100 होते हैं, तो 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है आपको पता होना। सो हियर द करेक्ट आंसर इज 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। An empirical test was carried out in 1951 on Heckscher-Ohlin model to find out whether or not the US, which has abundant capital resources, ठीक है, अबंडेंट मतलब यूएस के पास बहुत सारे कैपिटल रिसोर्सेज है, इंडिया हमारी लेबर इंटेंसिव है मतलब हमारे पास लेबर ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, विच इज यूएस जिसके पास अबंडेंट कैपिटल रिसोर्सेज है वो एक्सपोर्ट करता है कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। एक्सपोर्ट मतलब हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, एंड इंपोर्ट करता है लेबर इंटेंसिव, क्योंकि उनके पास लेबर कम है तो वो परचेज कर रहा है जिसमें लेबर इंटेंसिव। बट इट वाज फाउंड दैट यूएस एक्सपोर्टेड मोर लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज एंड इंपोर्टेड मोर लेबर कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, तो कह रहे जो हेक्सचर ऑलिन मॉडल के अगेंस्ट जा रहा है, उसके ऑपोजिट जा रहा है, जो बोला गया वो नहीं हो रहा है। अब क्या बोला गया, अगर आपको थियोरी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। विच वॉज कॉन्ट्ररी टू द रिजल्ट ऑफ हेक्सचर ऑलिन मॉडल हु हैज कंडक्टेड द टेस्ट। अब देखिए डायरेक्टली इन्होंने नाम पूछा है, यहाँ पर लियोन्टिफ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब क्या होता है ना, जो कंट्री में हमारे पास जो ज्यादा रिसोर्सेज है, ठीक है, अभी जैसे यूएस के पास कैपिटल ज्यादा है, तो यूएस को क्या करना चाहिए, यूएस को एक्सपोर्ट करना चाहिए कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, क्योंकि उनके पास कैपिटल ज्यादा है तो जो ज्यादा उसको सेल कर सकते हैं। और उनको इंपोर्ट करना चाहिए लेबर इंटेंसिव गुड्स। लेबर इंटेंसिव मतलब जिसमें लेबर ज्यादा लगता है। अब इंडिया में ना लेबर बहुत ज्यादा है, तो अगर आप ऑटोमेशन पर चले जाओगे तो लोगों के पास जॉब्स ही नहीं रहेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हुआ है, वो बोल रहे एक स्टडी में ये पता लगा है कि यूएस इनफैक्ट उल्टा कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है मोर लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज, जबकि उसको क्या करना चाहिए था, उसको
एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसका उल्टा हो रहा है, तो यूएस एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ऊपर क्या बता रहे थे, यूएस को क्या करना चाहिए, यूएस एक्सपोर्ट्स कैपिटल इंसेंटिव गुड्स, बट यहाँ पर यूएस एक्सपोर्ट कर रहा है मोर लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज एंड इंपोर्टेड मोर कैपिटल इंटेंसिव। तो जो सेल करना चाहिए था वो परचेज कर रहा है, जो परचेज करना चाहिए था वो सेल। तो ये रिजल्ट के खिलाफ, तो ये किसने बोला, ये कंडक्ट वेसिली लेओन्टिफ। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, आपने सुना तो ये आंसर पर, तो मैं बोलती हूँ ऐसे कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं, स्टैटिक सिलेबस। स्टैटिक सिलेबस का मतलब क्या है, ये चीजें चेंज नहीं हो रही है, ये एक्सपेरिमेंट हो गया है, आपको पढ़ लेना चाहिए। अभी डायनेमिक सिलेबस या कौन सा जो चेंजिंग होता है, जैसे मैं बोलूँ इनकम टैक्स का रूल चेंज हो गया, या फिर कोई मोटिवेशन की अगर न्यू थियरी अब आई है तो वो सिलेबस में ऐड हो गई और उसके बेसिस पर कुछ चेंज, तो ये सिलेबस ऐसा है जो आप रट सकते हो, आपने पढ़ा होगा। और अगर आपने क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं है तो आपका आंसर कभी राइट बनेगा ही नहीं। Heckscher-Ohlin model predicts that a country will export goods that intensively use its abundant factor of production. तो आपको वही एक्सपोर्ट करना है जो आपके पास ज्यादा है। A country will import goods that intensively use its scarce factor. For example, since the US was considered capital abundant, US के पास कैपिटल था ज्यादा, तो Heckscher-Ohlin model predicted that it should export capital intensive goods and import labor intensive. आप वो सेल करो जो आपके पास ज्यादा है, आप वो खरीदो जो आपके पास कम है। However, in 1953, तो ईयर भी याद रखिए, अगली बार ईयर पूछ लेंगे। Vasily Leontief found the opposite. US exports were relatively labor intensive. तो यूएस वो बेच रहा था जिसमें लेबर ज्यादा यूज हो रहा था, इनफैक्ट उसको वो नहीं करना था, और यूएस इंपोर्ट कर रहा था जहां पर रिलेटिवली कैपिटल इंटेंसिव था, तो उल्टा हो रहा था। This empirical finding became known as the Leontief paradox because it contradicted the predictions of. तो ये पैराडॉक्स है, जैसे बोलते हैं ना वाटर, वाटर बहुत सस्ता है बट बहुत जरूरी है, तो वाटर तो फ्री में मिल रहा है, डायमंड को हम खा नहीं सकते बट वो इतना महंगा मिल रहा है, तो उसको भी बोलते हैं पैराडॉक्स। तो यहाँ पर वो वैल्यू पैराडॉक्स हो रही है, लियोन्टिफ पैराडॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसी स्लाइड से आपको कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ईयर, वेसिली लियोन्टिफ किसने नाम दिया है, लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या है, ये कौन सी थ्योरी है, कौन सा मॉडल, अगली बार ये पूरा कॉन्सेप्ट देगी और बोलेगी किसने मॉडल दिया है, ठीक है। तो आपको ऐसे पढ़ना है, ओके, ठीक है। तो होप सो आप मेरे साथ हो, और मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है कि मैं भी लास्ट डे पर आपको सपोर्ट कर पा रही हूँ, बट ठीक है, चलते। तो मैच लिस्ट वन, अब देखिए जब भी आपके पास ये आता है ना मैच तो कॉलम, एक ही ट्रिक होती है, आपको बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है एक वाली का। तो यहाँ पर देखिए थियोरीज ऑफ प्रॉफिट दी और प्रोपाउंडर्स, मतलब सब थियोरीज ऑफ प्रॉफिट ही दी है, कोई और नहीं है। तो ए में रिस्क थियोरी है पहला लिस्ट, डायनेमिक थियोरी ऑफ प्रॉफिट, इनोवेशन थियोरी ऑफ प्रॉफिट एज रेंट ऑफ एबिलिटी। प्रोपाउंडर्स यहाँ पर कौन है, जोसेफ स्कम्पीटर, वेकर, हॉले एंड क्लार्क, ठीक है। अब देखिए इसमें ना थोड़ा सा फन एलिमेंट या ऐसा कुछ करके याद रखने की कोशिश कीजिए। तो अब यहाँ पर है ना, मुझे एक हमेशा पता है इनोवेशन थियोरी है ना जोसेफ स्कम्पीटर की, क्योंकि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट पढ़ते हो पहली डेफिनेशन होती है, तो सी और वन को मैच होना चाहिए। तो सी और वन देखिए उन्होंने क्या किया, सी और वन सब में मैच कर दिया है, ठीक है। तो ये होता है जब वो करते हैं ऑप्शंस के साथ, तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर, आप ऐसे ट्रिक नहीं लगा सकते। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, सी और वन, तो मैं कोई भी यहाँ पर ढूंढ नहीं पा रही हूँ। अब आप किसी और का आपको श्योर है, तो मुझे यस ये पता है कि रिस्क, ये जो हॉले का मुझे पता है रिस्क थियोरी ऑफ प्रॉफिट, तो ए एंड थ्री मैच होना चाहिए। तो ए एंड थ्री अब दो में मैच और अदर में श्योर हूं, तो आप तुरंत ऑप्शन नंबर 3 को एलिमिनेट कर दो, आप तुरंत ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ए एंड 3 मैच और ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। प्रॉफिट एज रेंट ऑफ एबिलिटी डी मैच होना चाहिए वेकर के साथ, तो डी एंड टू, तो डी एंड टू मुझे कहीं पर दिख रहा है, तो यस, तो ऑप्शन नंबर 2 में मुझे लगता है सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो अब याद रखिए यहाँ पर कैसे आपको याद रखना है, जैसे अब मैं थोड़ा फन एलिमेंट डालती हूँ, अगर मैं बोलूं प्रॉफिट एज अ रेंट ऑफ एबिलिटी डी, डी को मुझे मैच करना है, डी मेरे साथ हिसाब से मैच किसके साथ हो रहा है, 2 से। तो जैसे मैं सुबह उठते साथ वेकर है ना, तो मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे लगता है मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है, ऐसा कुछ करके आप याद रखिए, ठीक है। फिर ऐसे आप कोई भी बना लीजिए इनोवेशन के लिए, तो मुझे याद ही था। तो जब आप ऐसे कुछ ट्रिक्स टिप्स बनाते हो तो आपको भी याद रहता है, ठीक है। तो मैं सुबह उठी और मैंने देखा मुझे प्रॉफिट्स हो रहे, प्रॉफिट एज अ रेंट ऑफ एबिलिटी, तो डी एंड टू मैच हो रहा है। तो अगर मैं 2 से श्योर थी तो मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने कैसे आंसर ढूंढा, ये तो मुझे पता था, मैं आपको पढ़ाने के लिए खुद भी मेहनत करती हूँ, बट इनोवेशन से मुझे पता था, तो सी एन वन जो मुझे हेल्प नहीं कर रहा था, फिर मुझे डी एन टू याद था, तो डी एन टू जब मैं मैच करती हूँ तो मेरा करेक्ट आंसर बन जाता। तो देखिए अगर आपने ऐसी पढ़ाई की होती और आपको ऐसे याद रहता, तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में आप इतना डिफिकल्ट वाला मैच तो कर, डिफिकल्ट नहीं है मतलब ऐसे नाम याद रखना, तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा था, क्वेश्चन में आपके पास आ रहा था एम्पिरिकल टेस्ट। तो जब आप रिसर्च एप्टीट्यूड पर हो, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यूनिट 5 कॉमर्स, एम्पिरिकल रिसर्च क्या होती है ये भी आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए, ठीक है। कॉमर्स का सिलेबस कुछ ओवरलैपिंग है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस भी आने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं,
ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, आप पढ़ सकते हैं इसको। आज इन्होंने इस पर पूछा, कल दूसरे पर, फिर कभी उसके ऊपर मीनिंग पर कुछ पूछ सकते हो, उनका की कॉन्सेप्ट पूछ सकते हो कि प्रोपाउंडर मतलब कौन, जो फाउंडर है इस थियोरी। नेक्स्ट चलते देखिए फिर से हेक्सचर एंड ओलिन का थियर। तो देखिए मैं बोल रही हूँ बार बार कॉन्सेप्ट रिपीट, एक ही पेपर में उन्होंने 2 बार हेक्सचर एंड ओलिन के ऊपर पूछ लिया है। ओके, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी थ्योरीज पर पूछा ही नहीं गया। लेट्स सी असर्शन एंड रीजनिंग। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो मैं हमेशा बोलती हूँ असर्शन और रीजनिंग से बच्चे घबरा जाते हैं, तो डरिए मत। असर्शन और रीजनिंग क्या रहता है, दीस आर टू स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये दो जो टू स्टेटमेंट्स रहती है, बोथ कैन बी इंडिपेंडेंटली करेक्ट, बोथ कैन बी रॉन्ग, ठीक है। पहले आप देखिए ऑप्शंस में क्या बोल रहे हैं, दोनों राइट होके दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप रह सकता है, या ऐसा भी पॉसिबल है दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है बट इंडिपेंडेंटली करेक्ट है, या तो एक करेक्ट एक रॉन्ग। अब है ना, मैं असर्शन एंड रीजनिंग पढ़ने से पहले कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, तो स्टेटमेंट्स होते हैं। मैं यहाँ पर ऑप्शन पढ़ रही हूँ, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ आर करेक्ट, आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, ठीक है। तो चलते पढ़ते। Assertion, Heckscher and Olin developed a theory to explain the reasons for differences in relative commodity prices and competitive advantage between two nations. According to this theory, a nation will export the commodity whose production requires intensive use of nations relatively abundant and cheap factors, and import the commodity whose production requires intensive use of nations scarce and expensive factor. अभी मैंने पीछे आपको समझाया, इस मॉडल के हिसाब से a country should produce those goods which it has in abundant, okay, which is in abundance, and it should export those goods only. तो अगर इंडिया के पास लेबर इंटेंसिव है तो लेबर वाली प्रोडक्ट्स ज्यादा बनाए और उन्हीं को बेचे। और इंडिया को क्या खरीदना चाहिए, जो हमारे पास कम है, जो हमारे पास स्कैर्स है। तो हमारे पास क्या कम है, हमारे पास कैपिटल, तो कैपिटल इंसेंटिव गुड्स को आप खरीदें। ओके ये करेक्ट है, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया, यस। दस अ कंट्री विथ एन अबंडेंस ऑफ चीप लेबर वुड इंपोर्ट लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एंड वाइस वर्सा। अब आप ये स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, वो कह रहे हैं 10, अगर ये राइट है ए, तो कह रहे हैं तो कंट्री जिसके पास अबंडेंस है चीप लेबर, जिसके पास ज्यादा लेबर है, वुड इंपोर्ट, तो वो क्या इंपोर्ट करेगा, लेबर इंटेंसिव नहीं, जो ज्यादा है वो एक्सपोर्ट करेगी। तो ये इंपोर्ट वर्ड से कहानी बदल जाती है, और एक्सपोर्ट करेगी कैपिटल इंटेंसिव नहीं, इंपोर्ट करेगी जो चीजें हमारे पास कम है। तो यहाँ पर रीजन हमारा इनकरेक्ट बन जाता है, तो ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर पता है ऑप्शन नंबर 3। एक ही कॉन्सेप्ट हेक्सचर एंड ओलिन मॉडल आपको पता होता तो आपको 4 मार्क्स यही पर मिल जाते, ठीक है। कॉन्सेप्ट को पढ़िए, जो हमेशा कैंडिडेट्स मुझे पूछते हैं मैम क्या मैं सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करके जा सकती हूँ, तो याद रखिए अगर मैं कहती हूँ 10-20 मार्क्स से आपका रह रहा है और आपको कॉन्सेप्ट याद है तो फिर एमसीक्यूज पर डायरेक्टली जाइए। अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, 6 महीने लगाइए, 1 साल लगाइए, बट एक फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई होके आइए। सो हियर द ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। मैंने एक्सप्लेनेशन दिए जो मैंने ऑलरेडी आपको वर्बली एक्सप्लेन कर दीजिए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, एक बार सुनने के बाद वापस सुन सकते हैं, एक बार पढ़िए, दूसरी बार रिवाइज हो जाएगा, या अभी टाइम नहीं है तो डायरेक्टली आप स्क्रीनशॉट लेके सुन सकते हैं। ओके चलिए, मेरे को थोड़ी फास्ट बोलने की आदत है, तो आप वीडियो को स्लो मोड में भी, स्लो मोशन में देख सकते हैं, या फिर आप उसको फास्ट देखना है तो आपको 2x में भी देख सकते हैं। चलिए, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस एज पर द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। अब ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, तो सबसे पहले तो ऊपर ऑर्डर क्या पूछा है, असेंडिंग, डिसेंडर, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, ये पता होना चाहिए। तो असेंडिंग अभी क्या होता है आपको पता होना चाहिए, तो ये मैं डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर बता रही हूँ, आपको ईयर्स पता होने चाहिए। तो देखिए मैंने सारे ईयर्स जो जनरली पूछे जाते हैं ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो जैसे बेसिकली सार्क, एपीसी, अब ये मर्कोसुर पर क्वेश्चंस आते हैं, हमको पता नहीं होता है। यूरोपियन यूनियन 93 में आया, 91 में बना, 92 में कौन सी कंट्री ऐड हुई, ठीक है। फिर एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन 1967 आया, साफ्टा 2006 रिप्लेस नाफ्टा, भी यूनाइटेड स्टेट्स, इसका नाम हुआ यूएसएमसी। हमारी बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स भी इसको रिप्लेस नहीं कर रही है, तो ये नाफ्टा ये 2020 में आया, ठीक है। तो आपको ऑर्डर पता होगा तो आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एज पर द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। मतलब सबसे पहले यहाँ पर आएगा ईयू, ईयू के बाद आपके पास आएगा यूएनसीटीएडी, आपको फुल फॉर्म नहीं पता तो ये पहले पता कर लीजिए। सी आपको एएसईएन, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अभी मैंने बताया। और लास्ट में आएगा नाफ्टा, ठीक है। नाफ्टा कब आया, अब आपको पता होना चाहिए कि एशियन पहले आया, नाफ्टा। तो यहाँ पर हम कौन से ऑर्डर से जा रहे थे ये भी आपको समझ आ जाना चाहिए। तो असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है, ये आपको पता है ईयर वाइज। ओके, तो ये क्विकली मैं जा रही हूँ क्योंकि ये तो आपको ईयर्स देख के आंसर सॉल्व कर सकते हैं। आज इन्होंने इस पर पूछा, कल ये कुछ और स्टेटमेंट पूछेंगे। तो जब आप ट्रेडिंग ब्लॉक्स पढ़ रहे हैं तो कौन सा नया ब्लॉक आया, जैसे अभी मैंने आपको बताया यूएसएमसी आया, ठीक है। कितनी नंबर ऑफ कंट्रीज है इंडिया, किसका मेंबर है, कोई फाउंडर मेंबर है, या फिर कितनी कंट्रीज है, कोई कंट्री ने
अपने आप को वहां से एग्जिट किया है, या फिर इसके कितने मेंबर है, या इनका कुछ नया भी चेंजेस हुआ है, तो ये आप अपने पास अपडेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, सेम इसमें आप ट्रिक लगाएंगे, आपको मीनिंग पता होगा तो सबसे इजी वे में फाइंड आउट करें। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। लिस्ट टू में उन्होंने दिया है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज एम टू सेल द आउटपुट ऑफ अ फर्म्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्रोसेस, overseas investment to acquire existing facilities, overseas investment to create new facilities from the ground up, investment in foreign financial instruments such as foreign stock government। इतनी फास्ट अगर आप पढ़ोगे, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो याद रखिए। तो चलिए ऑप्शंस पर जाते हैं। अब मुझे पता है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जब आप कहीं फॉरेन जाके नया सेटअप लगा रहे हो, ठीक है, तो AN3 मैच होना चाहिए। तो AN3 अगर आपको मैच होता है, अब आपको मेरी तरह पता था, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट 3 से मैच हो रहा है दोनों ऑप्शंस में, 1 एंड 4। तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट न्यू फैसिलिटीज फ्रॉम द ग्राउंड अप, तो ये से मैच हो रहा है। अब अगर मुझे A और 3 श्योर है, तो मैं 1 और 2 ऑप्शन को देख। अभी B देखते हैं। अगर आपको ब्राउन फील्ड का मतलब पता है, तो आपका आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो डी का मैच होना चाहिए 2 से, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट टू एक्वायर एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। तो डी और 2 किस में मैच हो रहा है, तो डी और 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में मैच हो रहा है। तो अगर आप इतना भी ढूंढते तो आपका करेक्ट आंसर बन जाता, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में आपका करेक्ट आंसर आ जाता। कभी कभी क्या होता है ना, सारे ऑप्शन जैसे मैंने बताया सब में D2 दिया होता तो मैच नहीं होता, फिर आपको सेकंड स्टेटमेंट ढूंढनी है, फिर थर्ड। बट यहाँ पर मुझे पता था, बट फिर भी मैं हमेशा बोलती हूँ एक बार कंफर्म कर लीजिए। अब मुझे लग रहा है फोर्थ करेक्ट आंसर है, तो देख लेते हैं। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट मैंने ऑलरेडी 3 से मैच कर दिया, न्यू सेटअप जब करते हैं। ब्राउनफील्ड एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज को करते हैं। फिर मैं देखती हूँ ऑप्शन नंबर B, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, 4 से मैच हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज फॉरेन स्टॉक गवर्नमेंट, आप फॉरेन में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और फिर फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई किसको बोलते हैं, तो वो मैच किससे, और ऑप्शन नंबर 4 में देखते हैं CN1। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज एम टू सेल आउटपुट ऑफ अ फर्म्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्रोसेस, फॉरवर्ड वर्टिकल, आप एक स्टेप आगे जा रहे हो। ओके, तो ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी है, 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट सेम आए हैं। तो हॉरिजॉन्टल एफडीआई का मतलब बताया मैंने, वर्टिकल एफडीआई कॉन्ग्लोमरेट और प्लेटफॉर्म। तो हॉरिजॉन्टल एफडीआई इन्वेस्टिंग इन द सेम बिजनेस एक्टिविटी अब्रोड। टोयोटा ने सेटअप किया कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया, तो ये हॉरिजॉन्टल है, सेम बिजनेस है। वर्टिकल में इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वैल्यू चेन, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है, फिर रिटेलर है, तो कार मैन्युफैक्चरर एक्वायरिंग अ पार्ट सप्लायर इन अनदर कंट्री। कॉन्ग्लोमरेटेड होता है इन्वेस्टमेंट अनरिलेटेड बिजनेस, ठीक है, टेक्सटाइल कंपनी डील कर रही है, होटल बिजनेस है, दोनों का अनरिलेटेड है। प्लेटफॉर्म एफडीआई प्रोडक्शन इन वन फॉरेन कंट्री एंड एक्सपोर्ट टू अनदर कंट्री, मैन्युफैक्चरिंग इन वियतनाम एंड एक्सपोर्टिंग टू फ्रांस, यूरोप। अब यहाँ पर है ना, मैंने आपको एफडीआई का मतलब बताया, एफपीआई का, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप, मैं होल्ड भी करती हूँ 1-2 मिनट रुकती हूँ भी, तो आप स्टडी कर सकते हैं। बट अगर बेसिक मीनिंग पता है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एफडीआई इन्वेस्टमेंट विद ओनरशिप एंड कंट्रोल इन फॉरेन बिजनेस, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज विदाउट मैनेजमेंट कंट्रोल। तो एफपीआई में आपको मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं मिलता है, एफडीआई में आपको इन्वेस्टमेंट विद ओनरशिप एंड कंट्रोल इन फॉरेन बिजनेस मिलता है। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लीजिए, बहुत सिंपल है। रिस्क इसमें ज्यादा है, कौन स्टेबिलिटी है, नेचर क्या उसकी, तो एक बार इसको रीड कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर्स द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई। अगर अभी आपने टेबल पढ़ लिया था, तो आपको आंसर पता होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। स्टेटमेंट 1, एफडीआई इज इन्वेस्टमेंट विद लास्टिंग इंटरेस्ट। एफडीआई आपने इन्वेस्ट किया तो लॉन्ग टर्म है, वहां पर मैनेजर कंट्रोल मिलता है क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है। और एफपीआई को पैसिव इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, क्योंकि वहां पर हमने सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स परचेज किए। तो सेकंड यहाँ पर इनकरेक्ट है, एफडीआई इन्वॉल्व्स ओनली इक्विटी इन्वेस्टमेंट, एफपीआई इन्वॉल्व्स बोथ फॉरेन इक्विटी एंड डेट इक्विटी, बोथ इक्विटी सॉरी। एफडीआई इज रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट, एफपीआई इज रिकॉर्डेड इन, बिल्कुल भी नहीं। बोथ एफडीआई एंड एफपीआई गिव इन्वेस्टर्स वोटिंग राइट्स इन द होस्ट कंट्री, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर एफडीआई इज इन्वेस्टमेंट। देखो उन्होंने बोला बेस्ट कैप्चर्स द डिफरेंस, मतलब हो सकता है स्टेटमेंट 2, 3, 4 भी हो, बट बेस्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। तो एफडीआई इज इन्वेस्टमेंट विद लास्टिंग इंटरेस्ट एंड मैनेजरियल कंट्रोल। तो देखिए एक ही में उन्होंने दो कॉन्सेप्ट, यहाँ पर भी आपको एफपीआई पूछ लिया, यहाँ पर भी एफपीआई। और अगर आपने गलती से एफपीआई को सिलेबस से माइनस किया होता, तो आपके मार्क्स यहाँ पर 2 क्या 4 मार्क्स चले जाते। ओके,
India's participation in SAARC and ASEAN trade टैक्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट्स विच लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब उन्होंने बताया इंडिया का पार्टिसिपेशन जो सार्क में है और एशियन ट्रेड में है, ये कौन सा लेवल ऑफ रीजनल। तो पहले तो आपको सबके मतलब पता होना चाहिए कि कस्टम यूनियन है, हाईएस्ट लेवल कौन सा है, लोएस्ट लेवल कौन सा है, फ्री ट्रेड एरिया, इकोनॉमिक यूनियन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, अब ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पहले तो आपको फ्री ट्रेड एरिया का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, इंडिया का जो ट्रेड अरेंजमेंट है सार्क के साथ, तो सार्क का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। ठीक है, साफ्टा है, फिर उसमें साफ्टा क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे तो ही आपको समझ आएगी। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस थ्रू एशिया एंड इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्राइमरी इन्वॉल्व रिडक्शन एलिमिनेशन ऑफ ट्रेड बैरियर्स अमॉन्ग मेंबर कंट्रीज। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन थ्रू साफ्टा, दैट इज साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। Therefore, this arrangements represent the free trade area stage of रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर फ्री ट्रेड एरिया क्यों है वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब ये देखिए, फ्री ट्रेड एरिया का फीचर फ्री ट्रेड अमॉन्ग मेंबर कंट्रीज होता है। कस्टम यूनियन क्या है, यहाँ पर इसमें फ्री ट्रेड एरिया का भी फीचर आ जाएगा, प्लस कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ आ जाएगा। कॉमन मार्केट में दोनों फ्री ट्रेड एरिया और कस्टम यूनियन आ जाएगा, तो उसमें प्लस हो जाएगा फ्री मूवमेंट। मतलब कॉमन मार्केट में आपको फ्री ट्रेड के साथ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ भी मिल रहा है और फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स मिल रहे हैं। और इकोनॉमिक यूनियन में आपको सारे फीचर्स आ रहे हैं, फ्री ट्रेड एरिया भी आ रहा है, कॉमन एक्सटर्नल भी आ रहा है, कस्टम यूनियन का आ रहा है, कॉमन मार्केट, और फाइनली कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो अगर आप ऐसे पढ़ के जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और ये जैसे ना, अगर आप जैसे न्यूज़पेपर कभी कभी पढ़ते हो तो उन्होंने कौन सा बोले, कौन से पार्टिसिपेशन इन सार्क एंड एशियन, इन्होंने कौन सा रिफ्लेक्ट किया लेवल ऑफ रीच। तो हियर द करेक्ट आंसर इज फ्री ट्रेड एरिया, क्योंकि उन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैक्रो बिजनेस। बहुत इजी है बट हम इसमें गलतियां कर लेते हैं। तो माइक्रो, मैक्रो। ठीक है, अब देखिए माइक्रो में कितने टाइप्स होते हैं या मैक्रो में। तो ये अगर आपको नहीं पता है तो माइक्रो में कुछ होता है फुली कंट्रोलेबल और कुछ होता है सेमी कंट्रोलेबल, ऐसा होता है। तो माइक्रो में एक होता है इनसाइड, जैसे अब मैं बात करूं कंप्लीट कंट्रोल है एचआर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मैं बोलूं कंपनी के इंप्लॉयज के बारे में कुछ है, तो वो फुली कंट्रोलेबल है। बट कुछ फैक्टर्स, जैसे मैं बोलूं कॉम्पिटिटर्स, वो हमारे हाथ में कंट्रोलेबल नहीं है। ठीक है, तो माइक्रो कैसे डिवाइडेड है, मैक्रो और मैक्रो का दूसरा नाम है क्या, ऑर्गेनिक। ये आप आज स्टडी कर लीजिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ एक्सटर्न। अब जब ऐसे पूछ रहे हैं ना 6 स्टेटमेंट्स देखिए कौन सा है, तो सबसे पहले जो नहीं है ना उसको आप एलिमिनेट कर दो, तो आपको क्लियर हो जाएगा। कस्टमर इकोनॉमिक फैक्टर्स, देखिए मुझे पता है बी आंसर में आना चाहिए, इकोनॉमिक फैक्टर्स एक्सटर्नल है, तो बी अदर आंसर में आना है, उससे मेरा आंसर नहीं बन रहा, तो क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में भी बी है, 2 में भी है, 3 में भी और 4 में भी। नेचुरल फैक्टर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज मतलब मिडलमैन जैसे चैनल्स, ठीक है, और कॉम्पिटिटर्स। तो अब मुझे बहुत श्योर है कि बी और सी। कस्टमर्स किस में आता है, माइक्रो का सेमी कंट्रोलेबल या नहीं कंट्रोलेबल। ठीक है, तो अगर आपको वो भी याद नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर नहीं पढ़ पाएंगे। तो कस्टमर्स होता है, मार्केट इंटरमीडिएट होता है, फिर कॉम्पिटिटर्स होता है, उसमें सोसाइटी होते हैं। ठीक है, 3C और 2S होते हैं। अगर आपने वो नहीं स्टडी किया तो आप एक बार स्टडी कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनना चाहिए सिर्फ बी एंड सी, क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर्स और नेचुरल फैक्टर्स ही मैक्रो के पार्ट है। ओके, तो उन्होंने करेक्ट पूछा था तो बी एंड सी इज ओनली द करेक्ट। फिर हम सोचते क्या कस्टमर्स भी है, फिर हम सोचते क्या डी है, तो यहाँ पर हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड सी। अब ये देखिए मैंने माइक्रो का एक्सप्लेनेशन दे दिया और मैक्रो का। ये देखिए मैं आपको बता रही थी, ये पेस्ले एनालिसिस से मैक्रो याद रखिए। तो पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इन्वायरमेंटल। तो अगली बार इस पर क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए कंपोनेंट्स होते हैं माइक्रो में, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स है जो एकदम कंट्रोलेबल होते हैं, थोड़े से नॉन कंट्रोलेबल। तो यहाँ पर कस्टमर, सी से कस्टमर्स, सी से कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, मैं चैनल इंटरमीडियरीज भी बोलती हूँ सी से। फिर यहाँ पर S2S होते हैं, एक सप्लायर होता है और एक होता है मैं बोलूँ सोसाइटी। ठीक है, तो ये सब इसमें काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, कस्टमर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, इंटरमीडियरीज, एम्प्लॉयज। तो आज इन्होंने मैक्रो पूछे, कल माइक्रो बोलेंगे या इसी कॉन्सेप्ट को डिफरेंट वे में पूछेंगे। ओके, तो ये आपको बेसिक होना चाहिए। और मैं बोलूंगी अगर आप कॉमर्स के टीचर हो या कॉमर्स के स्टूडेंट, तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था पूरे मॉड्यूल से। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 बी एंड सी। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कितने आपको क्वेश्चंस कराए, हमको भले आधा घंटा लगा हो, 20 मिनट लगे हो, बट देखिए अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर ली है तो आपको कितना फायदा होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हमेशा सॉल्व करके जाइए। ट्रिक्स एंड टिप्स जहाँ पर काम करते हैं वो यूज कीजिए, एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी यूज कीजिए, या फिर मैं बोलती हूँ अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको तो इजीली आंसर आ जाए। अब देखिए मैं एक बार सिलेबस पर जा रही हूँ, क्योंकि आप पूछते हो कहां से। देखिए तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आया, बिजनेस एनवायरनमेंट, पेस्टल एनालिसिस, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन करा है माइक्रो मैक्रो।
फिर आपको कहां से क्वेश्चन आया, इसमें आया पेस्लेक हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर क्वेश्चन आया किससे आया आपको, थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हेक्सचर ओलियन मॉडल, तो यहाँ से दो क्वेश्चन आ गए। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ से नहीं आया, एफटीपी। यहाँ पर आपको एफडीआई से क्वेश्चन आ गया, एफपीआई से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, दो क्वेश्चन आ गए जिसमें भी ग्रीन फील्ड था। फिर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट से दो क्वेश्चन आ गए। फिर आपको रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, अभी जो मैंने आपको लेवल्स वाला कराया, फ्री सॉफ्ट एरिया, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया। फिर आपको देखिए डब्ल्यूटीओ से क्वेश्चन आ गया। ओके, तो देखिए सिलेबस से ही क्वेश्चन आते हैं, जो बार बार क्वेश्चन पूछते कि सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आते तो आप अपने सिलेबस को पढ़ के ही नहीं जा रहे। ओके, अगर आपके पास टाइम होगा तो आज ये वीडियो जरूर देख के जाइए, नहीं तो फिर मैं बोलूंगी सेट के पहले देख लीजिए। ओके, चलते हैं यूनिट नंबर 2। मेरे से आज जितना पॉसिबल होगा, मेरे लिए भी इट इज वेरी डिफिकल्ट कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करूं या फिर सेशंस डिलीवर करूं या फिर कॉलेज के साथ टाइम मैनेज करूं। तो यस, वी ऑल हैव अ प्रायोरिटीज, जो जो प्रायोरिटी उसको मैं बोलती हूँ आप करते जाइए। ओके, चलिए नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अब इसमें से क्या होता है, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं और कुछ हमारे पास आते हैं एकदम थियोरेटिकल। तो जैसे मुझे ना थियोरी ज्यादा जमती है, तो मैं सबसे पहले ऑडिटिंग पढ़ूंगी। तो आप देखिए, जब आप पढ़ रहे हो तो सिलेबस को आप अपनी आइडेंटिफाई कीजिए स्ट्रेंथ और वीकनेस। ओके, कि आपको कौन सा क्या होता है ना, हम सबसे डिफिकल्ट पोर्शन को सबसे पहले पढ़ के जाएंगे तो वहीं पर हम आउट हो जाएंगे, हमको डर लगता है। ओके, तो यहाँ पर बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चन आता ही आता है, पार्टनरशिप अकाउंट्स पर क्वेश्चन आता है, कभी डिसोल्यूशन पर, कभी इंसॉल्वेंसी और पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो पर आता है। फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपके पास इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, अमालगमेशन मर्जर पर क्वेश्चन आता है, होल्डिंग कंपनी माइनॉरिटी इंटरेस्ट पर क्वेश्चन आता है। आप कॉस्ट मैनेजमेंट देखिए, एक्टिविटी एबीसी पर कभी क्वेश्चन आ जाएगा, ब्रेक इवन एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्ट पर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर सपोज मुझे ना ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के दो पार्ट्स नहीं आते, तो मुझे इतना भी नहीं डरना है, दो पार्ट से एक क्वेश्चन आएगा ज्यादा से ज्यादा। सपोज मैं उसके लिए 10 बार पढ़ रही हूँ या मैं 1 घंटा उसके लिए वेस्ट कर रही हूँ, तो मेक्स नो सेंस। सो आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स, अंडरस्टैंड वेर यू आर गोइंग रॉन्ग। एक टॉपिक को पढ़ने के लिए अगर मैं 2 महीने लगा रही हूँ, तो इज इट वर्थ इट, हाउ हाउ मेनी मार्क्स आई एम गोइंग टू लूज इन द पेपर फॉर दैट टॉपिक, ऐसे भी आपको एनालाइज करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो से क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और आईएफआरएस। अगर अब तक आपको आईएफआरएस का नहीं मतलब पता है तो आप रॉन्ग पढ़े ही नहीं हो। फिर ऑडिटिंग में आपके पास ये हमेशा क्वेश्चन आ रहा है वाउचिंग पर, वेरिफिकेशन पर, ठीक है। फिर कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट कंपलसरी है कि नहीं, इस पर क्वेश्चन आ रहा है, इससे ही सिलेबस आया, ठीक है। तो अब मैं सिलेबस को नहीं डिस्कस कर रही हूँ, क्वेश्चंस पर डायरेक्टली आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस इन विच दे आर कंप्यूटेड फॉर डिटरमाइनिंग नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है। ये रिवाइज बताया उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अब ये देखिए, ये सिंपल है, बट अगर मैंने कभी ये सिलेबस पढ़ा ही नहीं है तो मुझे समझ ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 4। तो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो अगर मुझे कॉमन सेंस से नेट प्रॉफिट सबसे पहले आना चाहिए, तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये मैं सेलेक्ट करती डी, ठीक है। तो मैं ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट, ये जो कोड है उसमें से 1 को एलिमिनेट कर देती, क्योंकि उसमें ए पहले बता रहे और 3 को भी एलिमिनेट कर देती, तो यहाँ में डी में मेरे पास दो ऑप्शन बचते, ठीक है। अब क्या हुआ है, यहाँ पर बी और यहाँ पर ए, तो देखते हैं। मुझे क्या लगता है, सबसे पहले डी आता है, फिर उसके बाद आना चाहिए ए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर आपके पास कैश जनरेटेड आना चाहिए, और फाइनली आपके पास कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ये स्टैटिक सिलेबस है, ये चेंज हो रहा है नहीं, तो अगर आपको आता है तो करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ओके, तो देखिए सबके अपने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस है। अगर आपको लगता है ये यूनिट 2 से मुझे बहुत डर लग रहा है और आप थियोरी लवर हो, तो पहले आप थियोरी के मॉड्यूल्स को कंप्लीट करो, बाद में इनको करो, क्योंकि कभी कभी ऐसे टीचर्स है ना, हमको इतना डरा देते हैं कि हम बाकी के मॉड्यूल्स को नहीं करना चाहते। ओके, तो अंडरस्टैंड योर स्ट्रेटेजी, आप कहाँ पर रॉन्ग जा रहे हो और आप कहाँ पर राइट जा सकते हो। अगर आपने ये क्वेश्चन आज पहली बार पढ़ा है तो थोड़ा पढ़ के जाइए, बहुत पॉसिबिलिटी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अलग तरीके से पूछा जाए। सो हियर इट वाज जस्ट बेसिक अरेंजमेंट, ओके, क्रोनोलॉजिकल, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ न्यू इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब ये डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन पेपर से कॉपी किया क्वेश्चन, न्यू इश्यूज लिखा है तो शेयर भी नहीं लिखा, तो कॉमन सेंस है। पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, बच्चे एडमिशन लेने आते हैं तो भी आप प्रोस्पेक्टस, तो ये तो है। राइट इशू भी होता है, बोनस इशू नहीं होता है, और बुक बिल्डिंग है आपके पास, ठीक है। तो बोनस इशू का मतलब अगर नहीं पता है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बोनस इशू। तो बोनस इशू का सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप पढ़ लीजिए, और यहाँ पर वो क्यों आंसर होना चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये बोनस इशू तो हमने बहुत बार पढ़ा है, कब से पढ़ रहे हैं, 11th स्टैंडर्ड से, 12th स्टैंडर्ड से, और वो नाम से ही समझ आता है। ओके, तो हमारी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम रॉन्ग आंसर कभी दे ही ना।
और ये तो बेसिक है, मैं तो कहती हूँ अगर ऐसा इजी क्वेश्चन में भी हम गलत करें तो हमने पढ़ाई ही नहीं की। तो बोनस इशू क्या होता है? इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशनल शेयर्स बाय अ कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट. These shares are issued out of companies' accumulated reserves and surplus instead of paying cash dividends. तो अगली बार क्वेश्चन आएगा कि ये बोनस इशू कहाँ से इशू होते हैं? बोनस शेयर, सॉरी, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ये इशू किए जाते हैं फ्रॉम रिजर्व्स, और प्रोपोर्शनेट एलोकेशन होती है, जैसे शेयर्स आर अलॉटेड इन अ फिक्स रेशियो, कितने शेयर होल्डर्स को कितने देने हैं. देयर इज नो चेंज इन ओनरशिप एंड नो कैश आउटफ्लो. ठीक है, तो कंपनी ने अगर 1:2 बोनस इशू दिया है, तो अदर एक शेयर होल्डर के पास एक शेयर है तो उसको 2 बोनस इशू, ऐसा फॉर एवरी 2 शेयर्स. सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, फॉर एवरी 2 शेयर्स द शेयर होल्डर्स रिसीव 1 एडिशनल शेयर. ओके, तो ये पढ़ के जाइए आप. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है बोनस इशू. ऑड मैन आउट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड. नॉट पूछा था हमने, नॉट को पढ़ा ही नहीं, तो आंसर हमारा रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर 3. अच्छा, राइट इशू का मतलब नहीं पता है तो राइट इशू का मतलब पढ़ लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा. चलिए, ये आप थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को देखिए, देखिए अगर हम सॉल्व कर पाते हैं तो. यस, राइट इश्यू क्या होता है? इनविटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू परचेज एग्जिस्ट एडिशनल शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ स्पेसिफाइड प्राइस बिफोर दे आर ऑफर टू द पब्लिक. असर्शन और रीजनिंग बिल्कुल घबराना नहीं होता पेपर में, घबरा गई तो वहीं पर आउट हो गए. Let's read. Minority interest is that part of the net assets of a subsidiary attributable to interest which is held by outsider. सबसे पहले minority holding ये सब पता होने चाहिए. Minority interest should be presented in the consolidated balance sheet as part of the equity of parent shareholders. हमारी statement A correct है और statement R incorrect है. अब वो क्यों incorrect है मैंने एक्सप्लेनेशन दिए, देखते हैं. माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब आजकल उसको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोला जाता है, तो ये दूसरा नाम है, वो भी पता होना चाहिए. Represents a portion of a subsidiary's net assets and profits that belongs to shareholders other than the parent company. तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब दर है वो क्या है? एक ऐसा पार्ट है हमारे नेट एसेट का ऑफ अ सब्सिडरी विच इज एट्रीब्यूटेबल टू इंटरेस्ट विच इज हेल्ड बाय, तो ये आउटसाइडर्स ने हेल्ड किया होता है, ठीक है. तो उसका दूसरा नाम क्या लिखा है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. इट रिप्रेजेंट्स अ पोर्शन ऑफ अ सब्सिडरीज नेट एसेट्स एंड प्रॉफिट्स दैट बिलोंग टू शेयर होल्डर्स अदर देन द पेरेंट कंपनी. रीजन क्या बता रहा है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज अ पार्ट ऑफ इक्विटी. ये इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो शो किया जाता है, क्या शो किया जाता है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट. ये कहां पर शो किया जाता है? शोन सेपरेटली. कहां शो किया है? विथ इक्विटी, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ द पेरेंट शेयर होल्डर्स इक्विटी. तो जहां पर उन्होंने बोला ना इक्विटी ऑफ द पेरेंट शेयर होल्डर्स, वहां पर नहीं होता, तो सेपरेटली होता है. इट बिलोंग्स टू द नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द सब्सिडरी. Under accounting standards such as AS 110, 110, IFRS 10, equity is divided into equity attributable to owners of the parent और non-controlling interest मतलब minority. Therefore, minority interest is not a part of the parent share. ये तो आपने पढ़ा होगा तो ही आएगा. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है. अगर आपके पास हर यूनिट से 4 क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं तो याद रखिए आपको 6 क्वेश्चंस इजी भी आ रहे हैं. तो आप ऐसे डर के मत जाइए, ओके. और प्रिपरेशन तो करना जरूरी है. मैं कहती हूँ 50% पेपर बहुत इजी आता है, आपको बस क्वालिफाइंग होने के लिए ऊपर की 25% या 30% की मेहनत करनी है. अगर आप JRF हो रहे तो आप उतनी मेहनत कीजिए, आपको ऑल इंडिया रैंक लाना है तो उतनी मेहनत कीजिए. तो ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट. ऐसे अगर एक्सप्लेनेशन याद होती है तो कभी भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं होता. लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. अब उन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. और ये देखिए, इसको टाइम लीजिए, रीड कीजिए एक बार, और स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पर लगानी है जो आपको एकदम श्योर है ना, वही आंसर आना चाहिए, ठीक है. मैनेजमेंट ऑडिट इज नॉट कंपलसरी. यस, इट इज नॉट कंपलसरी. तो ए एलिमिनेट कर दो, तो ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट हो गया, ठीक है. फिर आगे पढ़िए. वाउचिंग इज कंसर्न ओनली विद आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट. ऐसा भी तो नहीं है, वाउचिंग तो सबका होता है. तो बी इनकरेक्ट है. अच्छा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट मतलब रॉन्ग. तो मैनेजमेंट ऑडिट इज नॉट कंपलसरी, ये राइट है. वॉचिंग इज कंसर्न ओनली विद, ये इनकरेक्ट है. सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट हैज मेड कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी फॉर सम, यस ये करेक्ट है. ऑब्जेक्ट ऑफ वॉचिंग इज टू सेटिस्फाई द ऑडिटर एज टू एक्सिस्टेंस, यस. इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट हैज बीन मेड कंपलसरी फॉर मेनी एंटिटीज, यस.
तो यहाँ पर अगर आपको समझ आ गया है तो ये देखिए मैंने यहाँ पर मीनिंग लिखा है। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था? इनकरेक्ट। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान, इनकरेक्ट, तो बी इनकरेक्ट है और डी, सॉरी मैंने क्या बोला, बी एंड डी। हाँ मैंने कहा पर अदर, ये देखिए, और डी को रीड कर लेते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ वॉचिंग इज टू सेटिस्फाई द ऑडिटर एज टू एक्जिस्टेंस, ओनरशिप, पोजेशन। अगर मैं भी घर में पढ़ती हूँ तो मैं भी रॉन्ग कर लेती हूँ, इसलिए कभी घर में मत पढ़िए। एंड डिस्क्लोजर ऑफ आइटम्स मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट इनकरेक्ट, दिस आर एक्चुअली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरिफिकेशन। तो जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हो आपको समझ आ रहा है कि आप वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन के बारे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बोला था करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि सबके लिए मैनेजमेंट ऑडिट नॉट कंपलसरी। वॉचिंग इज कंसर्न ओनली विद आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, रॉन्ग, क्योंकि वाउचिंग यहाँ पर सब चीजों के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस की, कैपिटल आइटम्स की, ठीक है। सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट हैज मेड कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी, यस, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ वाचिंग इज टू सेटिस्फाई, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये किसकी डेफिनेशन है, ये दिस आर एक्चुअली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन का था, वाउचिंग का नहीं। और इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट हैज बीन मेड कंपलसरी, ओके। तो बी एंड डी इनकरेक्ट है, घाई में क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ऊपर क्या पूछा उन्होंने, इनकरेक्ट करेक्ट, वो भी आपको पढ़ना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, अगर आप सेट के लिए पढ़ेंगे तो आराम से पढ़िए। नेक्स्ट पर चलते हैं। A, B, and C were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. A died on September 15, 2025. At that time, the capitals of B and C after all adjustments were 3,56,000 and 2,44,000 respectively. B and C decided to adjust their capitals according to the new profit sharing ratio by opening current accounts. The new capital of B is, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे पहले ओल्ड कितना, 4:3:2। ए की डेथ के बाद बी एंड सी विल शेयर प्रॉफिट्स इन द ओल्ड रेशियो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बताया नहीं उनका रेशियो चेंज हो रहा है। तो अगर 4 डेथ हो जाती है तो 3 और 2 में आ जाता है। अभी हमारे पास उन्होंने क्या दिया है, 3 इनका दिया है टोटल, 3,56,000 और 2,44,000, ठीक है। तो आप उसको देखिए ऐड कर दीजिए, 3,56,000 और 2,44,000 तो 6 लाख आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, एडजस्ट कैपिटल्स अकॉर्डिंग टू द रेशियो। तो हमको पता है ये टोटल 6 लाख है और इसका 3 और इसका 2 रेशियो है, तो आप कैसे करोगे, सिंस बी एंड सी डिसाइड टू एडजस्ट कैपिटल्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स, द कैपिटल शुड बी प्रोपोर्शनेट 3:2, क्योंकि 4 डिलीट हो चुका है। टोटल कैपिटल आपके पास 6 लाख है, तो बी का कितना होगा, 6 lakhs इंटू 3/3+2, मतलब ये 5 है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 6 lakhs इंटू 3/5, तो आपको ये 3,60,000 आएगा। और यहाँ पर अगर आप 6 lakhs इंटू 2/5 करेंगे तो आपको 2,40,000 आएगा। तो हमको क्वेश्चन में किसका पूछा था, न्यू कैपिटल ऑफ बी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन रहा है, देखिए 3,60,000। इतना सिंपल था, बट हमने 11th स्टैंडर्ड से पढ़ा ही नहीं। इनफैक्ट मैं भी अगर सडनली करने जाऊंगी तो मुझे भी नहीं आएगा। तो आप ये ले लीजिए, और ये देखिए बिना कैलकुलेटर हो जाएगा। मुझे बहुत बार क्वेश्चन आता है कैलकुलेटर नहीं मिलता है एग्जामिनेशन हॉल में, ओके। तो घर पर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप इसको अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि उसके डेथ के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग बन रहा है, नहीं, 3:2 ही रहेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में बताया नहीं है। दोनों का टोटल करना था और दोनों का प्रोपोर्शनेट कैपिटल ढूंढ लेना था। क्वेश्चन में याद रखिए उन्होंने बी का पूछा या सी का, नहीं तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अभी आप सॉल्व कर रहे थे तो आप देख लीजिए आपको कितना टाइम लग रहा। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है। ओके चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जा रहा है। इसको हम बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, ठीक है, प्रिंसिपल्स। तो देखिए, मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंड फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, expenses should be recognized in the period in which associated assets are not shown at the current realizable value, internally generated goodwill is not recorded in the books of account। सबसे पहले देख लेते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न मैच, अब मुझे पता है ए और 4 को मैच होना चाहिए। तो ए और 4 हमारे कितने ऑप्शंस में मैच हो रहा है, 2 ऑप्शंस में। तो आप 50-50 में क्या करोगे, ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट कर दोगे, ऑप्शन नंबर 4। अब आपको नेक्स्ट बेस्ट कौन सा लगता है, एसेट्स आर नॉट शोन एट द करंट रिलाइजेबल वैल्यू, क्यों, क्योंकि हम एज्यूम किस चीज को एज्यूम करें इसमें, ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको ये पता होगा। तो मैं इसलिए बोलती हूँ, यदि अगर आपको यहाँ करेक्ट आंसर नहीं पता था तो ऐसे अपना नोट्स बना के रखिए। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, मनी मेजर। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, तो ओनर्स पर्सनल एक्सपेंसेस आर नॉट रिकॉर्डेड, तो दोनों सेपरेट है, कवलप्रीत उसके बिजनेस से अलग है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ओनली ट्रांजेक्शन्स मेजरेबल इन मनी, तो जहां पर मनी है वहीं पर वो रिकॉर्ड होगा। तो एम्प्लॉय स्किल्स आर नॉट रिकॉर्डिंग, ओके, जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं रिकॉर्ड होगा। सिर्फ जो चीजों को हम मनी में काउंट कर सकते हैं उन्हीं को हम यहाँ पर ले सकते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर द फोर, हम एज्यूम करते हैं बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा। एसेट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट रेदर देन लिक्विडेशन वैल्यू, ठीक है, बिजनेस डिसॉल्व नहीं होगा इसलिए कॉस्ट पर ले रहे।
अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, बिजनेस लाइफ इज डिवाइडेड इनटू अकाउंटिंग पीरियड्स। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप प्रिपेयर इसलिए साल में एक बार, क्योंकि ऐसा नहीं है 10 साल का हम एक बार काम करें, एवरी ईयर। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट एक्विजिशन कॉस्ट, जो परचेज कॉस्ट है। तो लैंड परचेज फॉर 10 लाख इज रिकॉर्डेड एट दैट कॉस्ट, क्योंकि हर बार उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होगी तो हम चेंज करते रहेंगे। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट और गोइंग कंसर्न में डिफरेंस है। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश अफेक्ट्स बोथ एसेट अकाउंट्स, ठीक है, ड्यूअल है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, एक्सपेंसेस आर मैच्ड, एक्सपेंसेस को किसके साथ हम मैच कर रहे हैं, विद द रिलेटेड रेवेन्यू, सैलरी एक्सपेंसेस मैच्ड विद रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड। एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, रेवेन्यू उस टाइम रिकॉर्ड करना है जिस टाइम अर्न किया, तो सेल्स आर रिकॉर्डेड व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड। ओके, तो अगर आपको ये याद रहेगा विथ एग्जांपल तो आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए, हर बार ये क्वेश्चन आ रहा है। ये क्या होता है ना, हम जब पढ़ रहे होते हैं ना हमको लगता है कि हमको आता है, बट जब हम एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं ना तब हमको दो में कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो याद रखिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ही आपका आंसर राइट बन सकता है, मेहनत करेंगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये चलिए अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे एक पता था, उससे हमारा करेक्ट आंसर नहीं बन पा रहा था, दो बट मैंने एलिमिनेट कर दिए थे। तो मैंने क्या किया, ए और 4 को मैच किया। तो कंजर्वेटिज्म मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना रूढ़ीवादी पुरानी चीजें वो करनी है। तो मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड प्रॉफिट्स के लिए हम कभी नहीं एंटिसिपेट करते, बट ये कंजर्वेटिज्म बोलता है यस सारे नेगेटिव। तो ए एंड 4 मैच हो रहा था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट आंसर है। बी एंड 3 मतलब एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच एसोसिएटेड विद रेवेन्यू। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है बी एंड 3। एसेट्स आर नॉट शोन एट द करंट रियलाइजेबल वैल्यू, ये 2 बोल रहा है क्योंकि वो गोइंग कंसर्न है। हम कॉस्ट के ऊपर लिखते हैं क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि बिजनेस हमारा हमेशा चलेगा, नुकसान में ही नहीं जाएगा। और डी मैच होना चाहिए 1 से। कॉस्ट कॉन्सेप्ट इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि आप क्या, आप देखिए एसेट्स को क्या हम रिकॉर्ड करते हैं, आर रिकॉर्डेड एक्विजिशन कॉस्ट, गुडविल को एक्वायर, ठीक है, तो वैसा। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जांपल कन्वेंशन का मीनिंग दे दिया है कॉन्सेप्ट का। कंजर्वेटिव मतलब प्रूडेंस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहाँ पर हम सारे एंटिसिपेट करते लॉसेस, प्रॉफिट्स को नहीं सोचते। कंसिस्टेंसी मतलब सारे अकाउंटिंग मेथड्स बार बार चेंज नहीं होते, सेम फॉलो करते यूजिंग द सेम डेप्रिसिएशन। कभी हम रिटर्न डाउन वैल्यू यूज करते, कभी स्ट्रेट लाइन, ऐसा नहीं होना चाहिए, आंसर फर्क आएगा। तो सेम। फुल डिस्क्लोजर मतलब सारी मटीरियल इन्फॉर्मेशन बतानी है। रिपोर्टिंग कंटीजेंट लाइफ, जो मटीरियल है मतलब बताने लायक। और मटीरियलिटी क्या बोलती है, गिव इंपॉर्टेंस टू significant items, small stationary items may be expensed immediately. Okay, तो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी, इंपॉर्टेंस टू सिग्निफिकेंट आइटम्स। ओके, चलिए, मीनिंग पता होना चाहिए, एग्जांपल के साथ पढ़िए, आंसर आपका रॉन्ग नहीं जाएगा। Which of the following statements is incorrect for amalgamation in the nature of merger? क्वेश्चन को पढ़िए, स्टेटमेंट्स में इनकरेक्ट बोले और अब यहाँ तो कोडिंग भी नहीं है, एक ही स्टेटमेंट गलत है। इज इनकरेक्ट फॉर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट है वो, क्योंकि जब शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी नीड नॉट बिकम इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स बनना होता है। तो ऑप्शन नंबर 2, तो मतलब 1, 3 और 4 राइट है। तो अभी एक बार आपका वो रिवीजन हो रहा है अमालगमेशन। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर कंपनी टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी, यस 2 होते हैं, ट्रांसफर और ट्रांसफरी। जब अमालगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर होता है तो 1 इज करेक्ट। 3, payment of purchase consideration is made in cash only for fractional shares, yes. And business of transferor company is intended to be carried on after amalgamation by the transferee company, yes. तो आप ये explanation पढ़ सकते हैं। Incorrect था, in a merger at least 90% of the equity shareholders of transfer company must equity shareholders of the transferee company। वहां पर बोला था need not become equity, इसलिए वो wrong, इसलिए वो correct answer है क्योंकि उन्होंने incorrect statement पूछे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। तो क्वेश्चन आस्क्ड फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमालगमेशन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसका दूसरा नाम है वो भी पता होना चाहिए। चले नेक्स्ट, चल, ये तो बहुत ही सिंपल है। अब मैं इसको सिंपल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर ये रट्टा है तो आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर एक पता था तो आंसर निकल सकता था। मुझे ए और 4 मैच है ये पता है, ए और 4 मैच फिर से 2 और 3, तो ऐसे ये पढ़ के जाएंगे तो आंसर। और ये ना कुछ एटलीस्ट प्रीवियस ईयर्स वाले आप ये पढ़ लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जा रहे हैं, 2-2 बार पूछे जा रहे हैं एक ही पेपर में।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर है। बार बार रिपीट करने से होता है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए को 4 से मैच कीजिए तो AS7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। बी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 इज 2 दैट इज रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 को इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 मैच होना चाहिए आपके साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए अगली बार इसमें से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 से क्वेश्चन बन जाएगा, तो ऐसे एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितना पढ़ेगे ना, तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले ये पढ़ लीजिए। और अगर आपने इनको स्टोरी की तरह कभी पढ़ा है या आपका अकाउंट्स फेवरेट सब्जेक्ट है तो आपको ये बहुत ही इजी जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। और ऐसे क्वेश्चंस में कैसे होता है, अगर आपको याद है तो आपको फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड नहीं लगेगा करेक्ट आंसर के लिए। और जब आप यहाँ पर टाइम सेव करें आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और पेपर फुल कंप्लीट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, अभी ऑडिटिंग पर क्वेश्चन है, पूछे कौन सी इन चारों रिपोर्ट में से ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाती है व्हेन द ऑडिटर कंक्लूड्स, जब ऑडिटर ने अपना ओपिनियन दिया है। याद रखिए ऑडिटर ओपिनियन देता है, कंक्लूड्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेम। मतलब ऑडिटर अपनी ओपिनियन दे रहा है कि करेक्ट है, आपकी रिपोर्ट क्लीन है, ठीक है, कोई गलतियां नहीं है, तो क्या उसको बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट विथ एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, क्या उसको बोलते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट, क्या उसको बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट या अनमॉडिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट। देखिए इसमें ना थोड़ा टर्मिनोलॉजी अलग होता है, ऐसे लगता है रॉन्ग आंसर है, बट यहाँ पर अनमॉडिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट को बोलते हैं जो क्लीन रिपोर्ट है, तो उसका दूसरा नाम भी आपको पता। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आंसर का। तो क्लीन रिपोर्ट थी जब उसको बोलते हैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट। तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, पढ़ सकते हैं, अनमॉडिफाइड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, उसका दूसरा नाम है अनमॉडिफाइड, क्लीन या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। तो उसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू एंड कंप्लाई विद एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या है, ऑडिटर फाइंड्स अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और लिमिटेशन इन स्कोप बट इट इज नॉट परवेसिव, बहुत बड़ा इशू नहीं है तो उसको बोलते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट। कुछ तो मिसस्टेटमेंट है बट बहुत बड़ा इशू नहीं है। एडवर्स रिपोर्ट होती है, मिसस्टेटमेंट्स आर बोथ मटेरियल एंड परवेसिव, गलती हो रही है और बोथ में हो रही है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू, तो यहाँ पर गलत है, नेगेटिव रिपोर्ट है। और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मतलब ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस एंड देयरफॉर, तो ऑडिटर को पूरा रिकॉर्ड नहीं मिला, ऑडिटर बोलता है कि मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मुझे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी सफिशिएंट नहीं थी तो मैं कंक्लूड नहीं कर पाता हूँ। तो अगली बार आपको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पर क्वेश्चन पूछेगा एडवर्स रिपोर्ट पर, तो अगर आपके पास एक ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शंस पढ़ने का कॉन्सेप्ट मिल रहा है, मतलब मैं ये समझा रही हूँ कि आप एक ही क्वेश्चन में आप ये 4 बार 4 कॉन्सेप्ट पढ़ सकते, ओके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये अनमॉडिफाइड क्वालिफाइड। तो उसका दूसरा नाम भी पता होना चाहिए, अनमॉडिफाइड का दूसरा नाम है अनक्वालिफाइड। आज ये वर्ड यूज करे, कल दूसरा वर्ड यूज करे, ओके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अप्रोचेस ऑफ डिटरमाइनिंग द फाइनेंसिंग मिक्स फॉर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, क्या मैचिंग अप्रोच है, क्या कंजर्वेटिव है, ऑपरेटिंग साइकिल, एग्रेसिव। आज मेरे पास भी टाइम कम है, मुझे लगता है मैं जल्द से जल्द आपको वीडियो शेयर कर दूं, तो मैं भी आपको करेक्ट आंसर से एक्सप्लेन कर रही हूँ तुरंत। देखिए मैचिंग अप्रोच का मतलब, मैचिंग का दूसरा नाम हेजिंग। अंडर दिस अप्रोच द मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंसिंग सोर्सेज मैच विद द लाइफ ऑफ एसेट्स। तो यहाँ पर हम मैचिंग कैसे कर रहे हैं, लाइफ ऑफ द एसेट्स। इट इज द रिकॉग्नाइज्ड अप्रोच फॉर फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो समझेगा नहीं। कंजर्वेटिव अप्रोच क्या बोलते हैं, अंडर दिस अप्रोच ऑफ फर्म यूजेस मोर लॉन्ग टर्म फंड्स। तो आप ज्यादा लॉन्ग टर्म फंड्स यूज कर रहे हो टू फाइनेंस और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। इट इंक्लूड्स पार्ट ऑफ टेम्पररी करंट एसेट, इट इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड वर्किंग कैपिटल। तो कंजर्वेटिव में आप लॉन्ग टर्म फंड्स यूज कर रहे हो। ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच क्या बोल रहे हैं, is used to estimate working capital requirements, not to determine financing mix। तो यहाँ पर फाइनेंसिंग मिक्स नहीं डिटरमाइन पूछ रहे, तो ऑपरेटिंग साइकिल इससे जुड़ा ही नहीं है। और एग्रेसिव अप्रोच क्या बोलते हैं, फर्म रिलाइज मोर और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फॉर वर्किंग कैपिटल नीड्स, ओके। तो एग्रेसिव मतलब शॉर्ट टर्म याद रखिए, थोड़े टाइम में ऐसे ज्यादा, तो शॉर्ट टर्म गुस्सा ऐसे याद रखिए। कंजर्वेटिव मतलब एकदम आराम से लॉन्ग टर्म, ओके। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर अप्रोचेस ऑफ डिटरमाइनिंग द फाइन। तो मुझे पता होना चाहिए सी आंसर नहीं बनेगा, तो जब सी आंसर नहीं बनेगा तो ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर आपके पास एक ही ऑप्शन बनता था, ऑप्शन नंबर 2। अगर ऐसे आपको ट्रिक्स लगानी आ गई तो आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपकी कौन सी ट्रिक लगती, बट ये ट्रिक कब लगती, जब मुझे अप्रोचेस के नाम पता थे और मीनिंग। तो मैचिंग अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच और एग्रेसिव। तो देखिए यहीं से क्वेश्चन बने, कहीं और से नहीं बने। अब मैं वापस जाके सिलेबस नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है, बट आप याद रखिए क्वेश्चंस बाहर से पूछे नहीं जाते, यहीं से कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं।
यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत ही सिंपल सा है। कुछ चीजें ऐसी जो बार बार आ रही है, जैसे अब मैं आपको यहाँ बताऊँ, लॉ ऑफ डिमांड पर क्वेश्चन आ रहे हैं, इलास्टिसिटी है, रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर पर आ रहा है, फिर मैं बोलूँ कंज्यूमर बिहेवियर पर आ रहा है, ऑर्डिनल इंडिफरेंस कर्व पर तो हर बार, प्रॉपर्टीज पर हर बार क्वेश्चन आ रहा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, फिर शॉर्ट रन लॉन्ग टर्म अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ से आपको ये मार्केट से आ जाएगा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन हर बार आ जाएगा, सिंपल अरेंजमेंट से लेके मीनिंग तक आ जाएगा, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर हमको समझ नहीं आता है क्वेश्चन मार्केटिंग का है कि मेरे इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, तो लेट्स रीड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का अगर मतलब आपको नहीं पता है तो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हमेशा प्लीज प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व करके जाइए। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, इसमें से आप ट्रिक लगा सकते हो। देखो, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, यस राइट, तो ए तो आंसर में आना चाहिए, सब में है तो मेरा आंसर नहीं बने। इंडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव, नहीं, वो कॉन्वेक्स होता है, तो बी नहीं आना चाहिए। तो मेरी स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज कीजिए, 1 को एलिमिनेट कीजिए और 4 को एलिमिनेट कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्वेक्स है, कॉनकेव नहीं है। इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बट कैन बी टेंजेंट, या अगर मुझे नहीं समझ आ रहा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पहले पढ़ते। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर, तो ई आना चाहिए। तो मैं श्योर हूं ए बी और ई तो आना ही चाहिए, तो है कहीं पर ए बी और ई, ए बी और ई देखिए, तो ए बी और ई, इसमें डी मुझे चेक करना पड़ेगा, इसमें मेरे पास सॉरी मुझे बोलना था ए सी और, यस ए सी और ई, तो ए सी एन ई, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर बनता है। ओके, क्योंकि मुझे श्योर है ए, और ये तो मुझे पता था इसलिए मुझे आगे, अदरवाइज ये देखिए प्रॉपर्टीज पढ़ के जाइए। आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, मोर ऑफ वन गुड, ठीक है। आईसी कर्व क्या होता है, जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बताता है टू गुड्स के। एग्जांपल आप ऑरेंजेस और एप्पल्स का एग्जांपल लीजिए, दैट प्रोवाइड द सेम लेवल। अगर आपको ऑरेंजेस से सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है तो एप्पल को आपको कम करना पड़ेगा। ओके, सो इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी टू अ कंज्यूमर। यूटिलिटी भी पढ़ के जाइए, तो सिचुएशन क्या है, आईसी स्लोप डाउनवर्ड मतलब मोर ऑफ वन गुड लेस ऑफ एनदर। एप्पल का ज्यादा चाहिए तो ऑरेंज को कम करना पड़ेगा। आईसी इज कॉन्वेक्स बिकॉज डिमिनिशिंग एमआरएस। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है, ये पढ़ के जाइए। हायर आईसी मतलब हायर, जितना ज्यादा आईसी ज्यादा बढ़ेगा उतना यूटिलिटी, ये पीछे दिया। आईसीज डू नॉट इंटरसेक्ट, यस, अगर वो इंटरसेक्ट हो जाएगी तो ये कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन दिया, डाउनवर्ड स्लोपिंग कन्वेक्स टू द ओरिजिन, हायर आईसी रिप्रेजेंट्स हायर सेटिस्फेक्शन, इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट, इंडिफरेंट कर्व्स आर थिन। तो ये आप ये डिटेल में पढ़िए और आपको समझ आएगा कि करेक्ट आंसर क्यों था ओनली ए सी एंड ई। देखिए कुछ टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप इनको पढ़ के जाइए तो आप जरूर क्वालिफाई होगे। आप क्वालिफाई होते तो मुझसे भी अपनी हैप्पीनेस को शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फॉर ऑर्डिनल स्कूल ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। अब ये देखिए, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर लगाना। अब दूसरा क्या है, कार्डिनल, तो ये भी पता होना चाहिए। नॉट वैलिड पूछ रहे, नहीं वैलिड है, नॉट, तो ऐसे क्वेश्चन है, नॉट को हाईलाइट। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस कैन बी प्लॉटेड ऑन एन इंडिफरेंस कर्व, यस। रैंकिंग ऑफ यूटिलिटी इज इंपॉर्टेंट, यस। मैग्नीट्यूड ऑफ यूटिलिटी इज इंपॉर्टेंट, नहीं, यूटिलिटी इज नॉट एडिटिव, यूटिलिटी इज एडिटिव। एडिटिव मतलब किसको पता है, ये बताएगा। ये देखिए मैं बताती हूँ, यहाँ पर आप ये पढ़िए। यस, जब आप उसको ऐड करते हैं, टोटल यूटिलिटी बोलते हैं ना, फिर उसको ऐड करते जाते हैं। टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम अ बंडल ऑफ गुड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द यूटिलिटीज ऑब्टेन फ्रॉम इंडिविजुअल। जैसे अगर आपको 20 यूटिल्स, ये तो कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे हैं, आपको 50 यूटिल्स मिल रहा है एप्पल से, 20 मिल रहा है आपको कॉम्प्लेन पीने से, 30 मिल रहा है आपको रोटी खाने से, तो सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेसिक ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और इंडिफरेंस का अप्रोच। ऑर्डिनल में क्या होता है, कंज्यूमर रैंक करता है प्रेफर, तो रैंकिंग। इंडिफरेंस कर्व इज कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता या ये ज्यादा करो या ये कम, एप्पल ज्यादा भी चलेगी और ऑरेंज कम, या ऑरेंज कम या वो ज्यादा। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटीज इज मेजर ऑर्डिनरी, तो यहाँ पर रैंकिंग कर सकते हो। यहाँ पर यूटिलिटी इज नॉट मेजर्ड ओनली प्रेफरेंसेस, तो यहाँ पर यूटिलिटी को प्रेफरेंसेस देते थ्रू इंडिफरेंस कर्व। किसने दिया ऑर्डिनल यूटिलिटी, जॉन हिक्स और एलन, तो ये रट लीजिए, क्वेश्चन आ जाता है। डेवलप बाय जॉन हिक्स एंड एलन थ्रू इंडिफरेंस, तो दोनों ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए, बट ये ऑर्डिनल अप्रोच और ये इंडिफरेंस कर्व। कंज्यूमर कैन रैंक प्रेफरेंसेस बट कैन नॉट से हाउ मच मोर सेटिस्फेक्शन। आप रैंकिंग दे सकते हो 1 2 3 4, आप बता नहीं, बट आप ये नहीं बता सकते 1 कितना ज्यादा दे रहा है और 2 कितना ज्यादा दे रहा है। यहाँ पर सेटिस्फेक्शन लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स। एजम्पशन प्रेफरेंसेस आर कंप्लीट एंड ट्रांजिटिव, ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा डिटेल अभी इतना पर। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच इज बेस्ड ऑन द ऑर्डिनल यूटिलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, ये जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया।
ओके, इफ द कंज्यूमर डिराइव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन टू बंडल्स दे लाई ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, ये भी क्वेश्चन पूछा। अगर कंज्यूमर को डिराइव और इक्वल सेटिस्फेक्शन टू बंडल से, तो वो सेम इंडिफरेंस कर्व पर है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, तो इसी स्लाइड से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, तो वीडियो को पॉज करके इसका ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट। फेवरेट क्वेश्चन है मार्केट से, सबसे सिंपल क्वेश्चन दिया। देखिए अभी क्वेश्चन को मीनिंग समझिए, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, ठीक है। सेलर्स इन द मार्केट, सेलर्स पर पूछा, तो देखिए डिओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ये तो सिंपल था। परफेक्ट कंपटीशन में सबसे ज्यादा सेलर्स होते, तो आपका आंसर डी सबसे पहले आना चाहिए। डी सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 में। तो परफेक्ट कंपटीशन में सबसे ज्यादा सेलर्स है, डिसेंडिंग पूछा, उल्टा। फिर सी होता है मोनोपोलिस्टिक, मतलब ज्यादा, किससे ज्यादा। ओलिगोपोली क्या होता है आपको पता है? नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, फ्यू सेलर्स। और डिओपोली में होगी 2 सेलर्स। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द डिसेंडिंग मतलब सबसे ज्यादा सेलर्स से कम सेलर्स तक। उल्टा पूछा गया होता तो आप, अगर आपने उल्टा समझा तो आप ये आंसर बना देते, फिर आपका आंसर गलत बन जाता। तो इससे लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, और ऊपर ध्यान से दिए डिसेंडिंग ऑर्डर है या, और सेलर्स पूछा है, यहाँ पर बायस का कॉन्सेप्ट नहीं था, सेलर्स। ओके, तो सबसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन सबसे ज्यादा। फिर मोनोप्लिस्टिक में क्या होता है, याद रखिए मोनोप्लिस्टिक में हमेशा सेलिंग कॉस्ट होती है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जैसे साबुन, ठीक है। ओलिगोपोली क्या होती है, फ्यू सेलर्स, याद रखिए एयरलाइंस, ओला उबेर, आप फ्यू काउंट जो हाथ पर काउंट कर सकते हो उतने नंबर ऑफ सेलर्स। और ड्यूपोली मतलब 2। तो यहाँ पर एक ही आंसर बना था। यहाँ पर मैंने बहुत टाइम सेव कर लिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने के लिए मेरा बहुत टाइम बच जाता है। तो याद रखिए ऐसी स्ट्रेटेजी आप पहले राउंड में, मैं तो कहती हूँ कंप्यूटर पर आप वापस आ सकते हो, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस करो। बट आप जब सॉल्व करो, सपोज आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, तो एक अंदाजे से देख लो कि एंड में इसका आंसर हमको नहीं आएगा तो क्या मार्क करेगी। ओके, क्योंकि क्या होता है ना, बाद में वापस क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो उस टाइम पढ़ लिया तो एक बार जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर, वो अपने आपको वहां पर अगर पेन और पेपर दे रहे देते ही है, आप लिख सकते हो कि इसका आंसर ये मुझे लगता है, या तो फिर मार्क फॉर रिव्यू कर दो और एंड में उसको ओके कर दो। ओके, ये देख लीजिए ओलिगोपोली, ट्यूपोली, इनके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत बार आते हैं, कौन किस में एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, नंबर ऑफ, ठीक है। मोनोपोली पर क्वेश्चन आ सकता है, मोनोपोलिस्टिक, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइए, और ये 12th की कॉमर्स से पढ़। ब्रेक इवन पॉइंट एक्सप्रेस्ड इन अमाउंट ऑफ सेल्स इन रुपीज ऑफ एक्स लिमिटेड हैव सेलिंग प्राइस। अब ये इन्होंने ना ब्रेक इवन पॉइंट एक्सप्रेस्ड इन अमाउंट ऑफ सेल्स, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, हैव सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 14 एंड फिक्स कॉस्ट दिए। तो आपको क्या बोल, हैविंग सेलिंग प्राइस पर, तो ये आपको फाइंड आउट कीजिए। ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहे, तो कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर मैंने सॉल्व किया, ये देख लीजिए। टू फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स, कैलकुलेट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको सेलिंग प्राइस दिया 20 माइनस 14 वेरिएबल, ये तो फॉलोइंग फॉर्मूला याद रखना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है, वहां फॉर्मूला याद ना आए तो कुछ फॉर्मूले से पढ़ के जाइए। तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपको देता है 6। फिर आपको पीवी रेशियो कॉन्ट्रीब्यूशन मान, तो पीवी रेशियो क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, तो आपने ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशन ढूंढा, सेल्स आपको दिए, पीछे क्वेश्चन में जाते हैं, सेल्स आपको दिए, प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये आपने ढूंढ लिया, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन 6 डिवाइड बाय, तो ये आपको कैलकुलेट, देखो ये तो कैलकुलेटर के बिना आपको आना चाहिए, नहीं तो अभी सॉल्व करके देखिए। फिर कैलकुलेट बीपी, उन्होंने सेल्स वैल्यू कॉस्ट बोला है, ब्रेक इवन पॉइंट, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट उन्होंने हमको दी हुई है 7,92,000, और उसके ऊपर हमारे पास पीवी रेशियो हमने निकाला है। तो ये अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आता तो देखिए फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके जाइए। कैसे सॉल्व करना है घर पर प्रैक्टिस कीजिए, घर पर तो कैलकुलेटर से कर रहे हैं, तो उसको एक बार हाथ से भी कैलकुलेट करके देखिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ अगर यूनिटी है तो आपको क्या करना चाहिए, स्टाफ रूम में अगर आप सब लोग नेट सेट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इंग्लिश के टीचर से पेपर 1 कम्युनिकेशन पढ़ लीजिए, अकाउंट्स के टीचर से ये यूनिट पढ़ लीजिए, सॉरी यूनिट 2 पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स के टीचर से, तो ऐसे यूनिटी हो जाएगी और सबका भला हो जाएगा। बट आजकल किसी को किसी में हेल्प करने की इंटरेस्ट नहीं है, मैं बोलती हूँ ऑलवेज हेल्प अदर्स एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ही आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है। फिर लोग बोलते हैं कि जिनकी हेल्प करो वही धोखा देते, तो आप याद रखिए, आप हेल्प करिए और अपने तक ही अपने आप को सीमित रखिए। भगवान जी सब दिखते हैं, एंड आई एम अ कर्मा बिलीवर, तो मैं हमेशा बोलती हूँ अच्छा करोगे आपको अच्छा ही मिलेगा। ओके, ये सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4th आंसर है, और ये मैंने कैसे सॉल्व किया है। जब अगर आप घर पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसको कैलकुलेटर के बिना कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एआर इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिट इलास्टिक एंड द वैल्यू, यूनिट इलास्टिक का मतलब नहीं पता होगा तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये आंसर एनटीए ने रॉन्ग दिया था, मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, आप देख सकते हैं। करेक्ट आंसर है 2.5। द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, ओके एक बार स्लाइड क्वेश्चन पर देख लीजिए, वैल्यू पूछ रहे एआर की, अदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिट इलास्टिक एंड द वैल्यू ऑफ एमआर इज 5। ये एनटीए ने रॉन्ग आंसर दिया है। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, marginal revenue and price elasticity of demand,
ये फॉर्मूला है। ई दी गिवन है यूनिट इलास्टिक मतलब 1, सब्सटीट्यूटिंग ई इज इक्वल टू 1, तो आप देख सकते हैं एम आर इज इक्वल टू ए आर 1 - 1 अपॉन 1, तो ए आर इंटू 0 इज इक्वल टू 0। Thus, when demand is unit elastic, MR must be zero irrespective of the value. Since the question states MR is it is inconsistent with the condition. Correct conclusion. No option is correct. At unit elasticity, MR is so AR cannot be. तो जब unit elasticity MR 0 ही होता है, ठीक है। तो उन्होंने आंसर 5 दिया था, बट यहाँ पर करेक्ट आंसर है 1। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ की बच्चों। MR इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये रॉन्ग आंसर, तो इसको ड्रॉप लगा दो, इसका आंसर कंसिडर नहीं करना। कभी भी एनटीए की तरफ से आपको लग रहा है आंसर रॉन्ग है, सॉल्व करके आइए। ड्रॉप में अगर जाएगा तो आपको बेनिफिट होगा, अटेम्प्ट करके आइए। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आंसर, और याद रखिए ऐसे डाउट रो रहा है ना आंसर रॉन्ग है तो उसके पीछे बैठ ही मत जाइए। 10 मिनट सोचिए मत कि मेरे मार्क्स चले गए, उतने में आपके दूसरा कॉन्सेप्ट चले जाएगा, पेपर ही नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। If demand equation is given by D is equal to 10,000 minus P and the supply equation is given by S is equal to 1,000 plus 4P, equilibrium price will be, solve करते इसको। ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, साथ में क्वेश्चन की फोटो ले लिए भले, फिर सॉल्व करते हैं। ये देखिए, पॉज करके आप ले सकते हैं। टू फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस वी इक्वेट डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड इज इक्वल टू 10,000 माइनस पी, सप्लाई को दिया एस इज इक्वल टू 1,000 प्लस। इक्विलिब्रियम होता है तो मतलब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो आप उसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लीजिए। तो 10,000 माइनस पी लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा और 1,000 प्लस 4P राइट हैंड साइड पर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, 10,000 के साइड पर 1,000 को ले आइए और 4P प्लस 5, 1P हो जाएगा तो 5P, तो 10,000 माइनस 1,000 आपको मिल जाएगा 9,000, फिर 5P इसको डिवाइड कर 1800। अब कितना सिंपल लगता है ना, बट जब हमको आता ही नहीं है तो कितना डिफिकल्ट है। तो फॉर्मूला बेस्ड है, वापस समझ आना चाहिए। क्या समझ आना था यहाँ पर कि इक्वेशन कैसी बनानी है। तो इक्वेशन इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं ना, तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आपको डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई करना ही करना है। देख लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन से समझ आ गया था कि इक्विलिब्रियम पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो आप तुरंत ये देखिए यूजीसी नेट एग्जाम का ऐसे क्विक ये इसी तरफ करके क्वेश्चन बना के करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया था तो आपको पूरा ही सॉल्व करना टाइम लगता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था बट हमको समझ आना चाहिए। चले नेक्स्ट पर, यस। अब इसमें ना एक हिंट है, अगर आपको पता हो तो आप आंसर ढूंढ सकते हैं, देखिए। क्या हिंट है इसमें, अगर जिनको समझ आ गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन ऑफ कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो यहाँ पर है ना मल्टीप्लीकेशन ही होता है, तो अगर आपको इतना याद था तो ये सिंपल था, 1 सेकेंड का आंसर। ये प्लस नहीं होता है, ये डिवाइड नहीं होता और ये माइनस नहीं। ये मैंने दिया, देख लीजिए। इतनी मेहनत ही नहीं करनी थी, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि वो मल्टीप्लाई वाला करेक्ट आंसर है।
बट ये सिंटेप पढ़ लेते हैं, अगली बार क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टेक्निक्स ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल एडॉप्टेड बाय आरबीआई? ये बैंकिंग का क्वेश्चन है। मैंने इकोनॉमिक्स में लगाया क्योंकि मुझे आपको बताना था कैसे जब सडनली क्वेश्चन आता है और हम घर से प्रैक्टिस करते जाते हैं सब इकोनॉमिक्स एक साथ सब इसके साथ, तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। ठीक है। टेक्निक्स ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल एडॉप्टेड बाय आरबीआई। जिन्होंने पढ़ा है बीसीडी इज द करेक्ट आंसर। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब पढ़ के जाइए, ओपन मार्केट ऑपरेशन, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट्स, करंट रेपो रेट क्या वो भी पढ़ लीजिए। और मुझे इसमें क्या कहना है आपको, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मीनिंग क्या है, स्टैट्यूटरी, और इसमें क्वांटिटेटिव आता है और क्वालिटेटिव भी आते हैं टेक्निक्स, तो वो भी पढ़ के जाइए। ठीक है। आज ये क्वेश्चन आ रहा है, कल अगली बार दूसरा क्वेश्चन आए। चले। ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया। बैंक रेट पॉलिसी, आरबीआई चेंजेस द रेट एट विच इट लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स। रेपो रेट, रेट एट विच बैंक्स बोरो शॉर्ट टर्म, बैंक्स बोरो कर रहे रेपो, रिवर्स में आरबीआई बोरो कर रहा है। सीआरआर होता है परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स मस्ट कीप विद आरबीआई, पढ़ के जाइए कितना। एसएलआर परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स मस्ट बी मेंटेन इन लिक्विड एसेट्स। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, आरबीआई बाइज और सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू रेगुलेट मनी सप्लाई एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इमरजेंसी बोरिंग। तो ये बहुत बार आ चुका है तो आप पढ़ के जाइए। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, margin requirements, RBI changes margin requirements to control borrowing. Credit rationing limits the amount of credit available to borrowers. Credit पर लिमिट लगा देते। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या था, आरबीआई चेंज कर देती है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स टू कंट्रोल, ज्यादा रिक्वायरमेंट बैंक को देनी पड़ती है तो हमारे पास कम रह जाता है। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, कंट्रोल क्रेडिट फॉर कंज्यूमर गुड्स परचेजेस। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स परचेजेस पर लगाते हैं। मॉरल सुएशन मतलब आरबीआई परसुएट करती है बैंक को टू फॉलो डिजाइड। ये सब कौन सी है, स्टैट्यूटरी है, सॉरी क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, पता होनी चाहिए। डायरेक्ट एक्शन, आरबीआई पेनलाइज कर देते हैं। और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, रिस्ट्रिक्ट क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर्स, इन सेक्टर्स और इन कमोडिटीज पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। ओके, तो आप ये पढ़ सकते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक्स हर बार क्वेश्चन आ ही जाता है। दोनों पढ़ के जाइए, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आप 12th के इकोनॉमिक्स में पढ़ के आते हैं। चलिए, सपोज अ प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन बाय क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव एल रेस टू 3 प्लस 5 एल रेस टू 2 प्लस 10 एल। अब यहाँ पर क्यू इज आउटपुट एंड एल इज लैंड। तो विच लॉ ऑफ प्रोडक्शन इज रिवील्ड बाय दिस प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें भी एक हिंट थी। मैं अभी आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा सकती हूँ, तो आपको हिंट अगर पता है तो आप मुझे करेक्ट आंसर बताइए। क्यू इज आउटपुट, एल इज लैंड। ये जो नेगेटिव है ना यहाँ पर, ये आपका करेक्ट आंसर बता रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अगर ये नेगेटिव नहीं होता तो एक बार सोचते, बट ये इन्होंने दे दिया तो माइनस से ही आंसर बन जाता है। तो इतनी नॉलेज होती तो हमारे 2 मार्क्स आ जाते। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। अब डिमिनिशिंग, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, रिटर्न टू स्केल नहीं पता है, तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, आप देख सकते हैं। A production function containing a negative cubic term typically indicates that output eventually increases at a decreasing rate and may even decline after a certain level of input. This is the characteristic feature of law of variable proportions, diminishing marginal returns. तो आपका करेक्ट आंसर था, नेगेटिव की वजह से ही करेक्ट आंसर बन जाता है। अब आप ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। मैं थोड़ा सा पॉज कर देती हूँ।
ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या है, कांस्टेंट में क्या है, डिक्रीजिंग में क्या है, ये आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टेज वन, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, मीनिंग आउटपुट इंक्रीजेस एट अ फास्टर रेट देन द इंक्रीज। तो आउटपुट बढ़ रहा है बहुत फास्टर। एग्जाम्पल, एडिंग वर्कर्स टू अ फैक्ट्री इनिशियली इंक्रीजेस प्रोडक्शन रैपिडली ड्यू टू, अगर आप वर्कर्स को ऐड करते जाएंगे इनिशियली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। स्टेज टू क्या कह रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, आउटपुट इंक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन एज द इंक्रीज इन द वेरिएबल इनपुट। आउटपुट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है सेम प्रोपोर्शन एज द इंक्रीज इन द, जितना आप इनपुट बढ़ा रहे हैं उतना आउटपुट बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट। अ 10% इंक्रीज इन लेबर लीड्स टू अ 10% इंक्रीज इन द आउटपुट। ओके, फिर स्टेज थ्री क्या कह रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है बट वो डिक्रीजिंग रेट पर हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या बोल रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है बट वो डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पर फॉल हो जाता है बट वो पॉजिटिव रहता है। एडिंग मोर वर्कर्स स्टिल इंक्रीजेज आउटपुट, आप ऐड करो लेबर वो बढ़ाएगा बट ईच एडिशनल वर्कर कॉन्ट्रीब्यूट लेस, तो पहले वो जितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था अब वो कम करे। स्टेज फोर होता है लॉ ऑफ नेगेटिव डिक्रीज, एडिशनल यूनिट्स ऑफ इनपुट रिड्यूस टोटल आउटपुट, marginal product becomes negative. So too many workers crowd a factory floor causing production to fall. ठीक है, तो एडिशनल यूनिट्स ऑफ इनपुट रिड्यूस करते हैं आपका टोटल आउटपुट, मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पर नेगेटिव बन जाता है, थर्ड स्टेज तक वो नेगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स होगी, फैक्ट्री फ्लोर क्राउडेड हो जाएगा और प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो एग्जांपल देखिए आपका, तो सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न फास्टर रेट पर, कांस्टेंट रिटर्न्स पर जितना आप 10% करोगे इनपुट उतना आउटपुट आएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट पर, और स्टेज फोर पर लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न से मतलब आपका नेगेटिव हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, यूनिट फोर, बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस एंड इट्स सोर्सेस, स्कोप एंड सोर्स, या पढ़ लीजिए एक बार, सिलेबस कैपिटल स्ट्रक्चर से आता है, टेक्निक्स आते हैं, वर्किंग कैपिटल के ऊपर आता है, डिविडेंड डिसीजन थ्योरीज। जैसे ये मुझे ना लगता है कि मुझे ये नहीं आता, सपोज सबको ये, तो जितना आता है एटलीस्ट पहले उतना पढ़ लीजिए डरने से पहले। ठीक है, अब इंटरनेशनल मॉनेटरी इसमें पूरा थ्योरी है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट थ्योरी, एक्सचेंज रेट थ्योरी है, और ये कॉन्सेप्ट है ना थ्योरी, बट इसमें क्या हो रहा है ना, मैं बोलूँ कुछ चीजें ऐसे जैसे रट्टे मार के आप जा रहे हो, आपको थ्योरी समझ नहीं आ रही है, अगर आपको एक अच्छा टीचर मिला उन्होंने अच्छे से समझाया है तो आपके आंसर्स कभी भी रॉन्ग नहीं जाएंगे। ओके, तो चलते हैं, आर्बिट्रेज पढ़ के जाइए, सब आते ही आते, एडीआर जेडीआर जीडीआर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल टेक्निक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, नॉट पूछा है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट की कौन सी एक्सटर्नल टेक्निक नहीं है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है, करेंसी फ्यूचर्स है, नेटिंग नहीं है, स्वैप्स है। ये अगर आपने पढ़ा है तो आपको कॉन्सेप्ट सिलेबस ही पढ़ोगे ना तो उसमें ही पता लग जाता है, तो नेटिंग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल टेक्निक, एक्सटर्नल नहीं है इसका मतलब वो इंटरनल है क्या, तो ये देखिए, फॉरवर्ड फ्यूचर्स ऑप्शन स्वैप्स आर एक्सटर्नल, फाइनेंशियल मार्केट, हर बार इस पर क्वेश्चन आता है, पढ़ के जाइए, फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन स्वैप। नेटिंग इज एन इंटरनल, तो ये इंटरनल है, ऑपरेशनल टेक्निक यूज विद इन अ फर्म टू रिड्यूस फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। रीजन, नेटिंग डज नॉट इन्वॉल्व अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन एक्सटर्नल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट मैनेजेस एक्सपोजर इंटरनली बाय ऑफसेटिंग रिसीवेबल्स एंड पे। जैसे आप बोलते हैं ना, आपको किसी से 100, आपने एक दिन किसी से 100 रुपए लिए, फिर उनको 200 देने थे तो उनको फिर 100 रुपए आप एडजस्टमेंट कर लोगे, वैसे तो ये इंटरनल सेटिंग है, ये दूसरों के साथ नहीं की जाती है। तो यहाँ पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, ये देखिए, तो आप ये पढ़ सकते हो एग्जाम्पल के साथ, मैं पॉज कर देती हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे काफी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम वीडियो बना दीजिए, इससे मैं कोशिश कितना टाइम निकाल पाई उससे कर रही हूँ। हाँ, मेरी भी गलती हो जाती है कि मैंने पहले वीडियो नहीं बनाई, बट अगर आप देख जाओगे और आपकी हेल्प हो जाएगी तो मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। ओके, ये डिटेल में, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट टू बाय और सेल फॉरेन करेंसी एट अ प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट ऑन अ फ्यूचर डेट। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्डाइज मतलब फ्यूचर सिक्योर है, एक्सचेंज रेट के थ्रू ऐसे पता होना चाहिए। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम प्राइवेटली करते हैं। करेंसी ऑप्शंस, करेंसी स्वैप्स, मनी मार्केट हेज क्या है, लीडिंग एंड लैगिंग क्या है, ये सब टर्म्स बहुत बार पूछे जा रहे हैं। फॉरवर्ड क्या है, डेरिवेटिव्स क्या है, चलिए। ये फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपको समझ आता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आता है तो आप रट्टे मारते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए, ऐसे अदर इसमें से क्या होता है ना, जब हम ऐसे दिखते ना, कंट्रीब्यूशन ईबीटी, ये ई आई ऐसे पढ़ेंगे नहीं तो रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, तो एक बार मैच कर लेते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज मैच हो रहा है 2 से, कंट्रीब्यूशन अबाउट अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बी मैच हो रहा है 1 से, मतलब कंबाइंड लेवरेज मैच हो रहा है, कंट्रीब्यूशन अबाउट ईबीटी, ईबीटी मतलब अर्निंग्स बिफोर टैक्स। फिर सी मैच हो रहा है 4 से, मतलब अर्निंग पर शेयर, ये तो मुझे लगता है ना समझ ही आ जाना चाहिए था, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी। तो अगर मैं सी और 4 को मैच करती तो मैं ऑप्शन नंबर 3 और 4 को एलिमिनेट करती,
और फाइनेंशियल लेवरेज है हमारे पास DN3। तो यहाँ पर DN3 फाइनेंशियल लेवरेजेस EBIT अपॉन EBT। तो देखियो, डी में दोनों ने 3 दिए, डी में दोनों ने 4 दिए, तो यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर A2 दिया है यहाँ पर, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपको फॉर। और यहाँ पर थोड़ी सी भी वो कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो ऐसा था तो क्या। तो जो आपको लगता है सुटेबल है आप वही आंसर मार्क कीजिए। देखिए कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं है यहाँ पर, नेगेटिव मार्किंग। तो आंसर तो सॉल्व करके आना ही है, खाली छोड़ के नहीं आना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर दिया है, यस आप ढूंढ सकते हैं गूगल से, ये देख लीजिए एक बार। ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर्स द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन EBIT, कभी कभी पढ़ने से ही आंसर आ जाता है। कंबाइंड लिवरेज measure the effect of change in sales on EPS by combining operating and financial leverage, ये पहली बार पढ़ेगे तो नहीं समझेगा। अर्निंग्स पर शेयर, फाइनेंशियल लिवरेज। चलिए, an infinite series of equal cash flow occurring at regular time interval is known as an annuity, and annuity due perpetuity और future value। यहाँ पर करेक्ट आंसर है perpetuity, ये डेफिनेशन है उसकी। ठीक है, अगर एन्युटी का मतलब नहीं पता आप फ्यूचर वैल्यू, तो हम आंसर रॉन्ग कर देते। तो इन्फिनिट सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो ऑकरिंग एट रेगुलर टाइम इंटरवल इज नोन एज परपेचुटी। पढ़ लेते एक बार। A perpetuity is a series of equal cash flows that continue forever indefinitely at regular intervals। Perpetual बोलते हैं ना continue। Annuity होती equal cash flows for a fixed periods। Annuity due होती equal cash flows occurring at the beginning of each, due है तो याद रखिए beginning of each period। Perpetuity equal cash flows continuing forever। Future value, value of an investment at a future date। Example of perpetuity, a scholarship fund that pays rupees 10,000 every year forever। ठीक है, तो continue forever है। क्या था क्वेश्चन, देख लो एक बार। एन इन्फिनिट सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो ऑकरिंग एट रेगुलर टाइम इंटरवल, हर मंथ आपको 10,000 मिल रहा है, तो परपेचुअल। कितना सिंपल था, मीनिंग से ही आंसर ढूंढ सकते थे। एन्युटी का मतलब याद रखिए फिक्स पीरियड। एन्युटी ड्यू मतलब बिगनिंग ऑफ द ईच ईयर। फ्यूचर वैल्यू, वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एट अ फ्यूचर डेट। फॉर असेसमेंट ईयर 2025-26 हेल्थ एंड एजुकेशन सेस शैल बी लेविड एट द रेट ऑफ, तो इसका आंसर है 4% ऑन इनकम टैक्स। एक बार चेक कर लीजिए, पहले ये कम था फिर भी ये 4 हो गया। फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 हेल्थ एंड एजुकेशन सेस शेल बी, क्या ये इस यूनिट का आंसर है, क्वेश्चन है नहीं है, तो ये कहां पर जाना चाहिए था, इनकम टैक्स में। तो ऐसे ही जब हम पेपर में करते ना, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते, कुछ क्वेश्चन यहाँ से आ जाते, तो हम घबरा जाते। तो माई इंटेंशन इज टू टेल यू दैट प्लीज डोंट वरी, जहां पर आता है क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, फिर सेकंड राउंड के लिए रखिए रिव्यू के लिए, बट सबमिशन से पहले क्वेश्चन को सबमिट करिए। 4% ऑन इनकम टैक्स। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल ऑफ डिविडेंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ अ डिक्लाइनिंग फर्म हैविंग आर, ठीक है इसके लिए थ्योरी पढ़नी होती है, बट देखिए मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। यहाँ पर उन्होंने क्या रिलेशनशिप दी, देखिए ग्रोथ फर्म होती है आर इज मोर देन के। अब ये आर और के क्या है अगर आपको नहीं पता, नॉर्मल फर्म आर इज इक्वल टू के, और डिक्लाइनिंग फर्म आर इज लेस देन के। तो यहाँ पर है ना डिक्लाइनिंग फर्म है और वो 100% डिविडेंड पे आउट है यहाँ पर है। अगर नॉर्मल फर्म होता है तो एनी डिविडेंड पे आउट, और ग्रोथ फर्म होती है तो 0। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बन रहा है, 100% डिविडेंड पे आउट अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल। अगर आपका देखो क्या बोल रहे हैं, मार्केट वैल्यू और शेयर इज डिक्लाइनिंग, तो मार्केट वैल्यू आपका रेवेन्यू ऐसे बोले कम हो रहा है। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर है 100% डिविडेंड पे आउट। इसको याद हुई। आर इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वेरी गुड। के इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ये तो रटने वाली चीज थी जैसे, अगर आप रट्टा करके जाते, अगर आर आपका ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, कंपनी शुड रिटेन अर्निंग्स, कंपनी को रिटेन अर्निंग्स करनी है और री इन्वेस्टमेंट करना है एज रिटर्न्स मोर देन शेयर होल्डर्स। तो आर ज्यादा है तो कंपनी रिटेन करे अर्निंग्स। अगर आर आपका लेस है, आर किससे लेस है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कंपनी शुड डिस्ट्रीब्यूट अर्निंग्स एज डिविडेंड्स। और अगर आप इक्वल है तो डिविडेंड पॉलिसी डज नॉट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, चलो ये एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी शेयर करा दिया था, ये रेपिटेशन हो गया। ये डी वाला था ना, ऑप्शन नंबर 4। चलिए
आंसर मैं बता रही हूँ साथ में, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। देखिए अगर ये यूनिट नहीं भी पढ़ा तो आंसर कैसे ढूंढना है, करेक्ट ऑर्डर पूछ रहे तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, प्रोजेक्ट जनरेशन, डिटेल प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, कंट्रोल ऑफ कैपिटल एंड प्रोजेक्ट सिलेक्शन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो देखिए मेरे कॉमन सेंस यूज करते हैं। इसमें देखिए ऑप्शंस देखिए, तो बी, अब प्रोजेक्ट जनरेशन सबसे पहले आना चाहिए, तो मैं ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट कर रही हूँ और ऑप्शन नंबर 3 को। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 में करेक्ट आंसर है। अब प्रोजेक्ट जनरेशन के बाद देखो दोनों में बी ए है, दोनों में बी ए, फिर दोनों में सी ए, तो मतलब मुझे ई और डी की कहानी देखनी है। तो अगर मुझे समझ आ गया कि बी वाला ही आंसर होगा तो मैं डायरेक्टली ई और डी में जाती हूँ। ई और डी में क्या, प्रोजेक्ट सिलेक्शन इंप्लीमेंटेशन पहले आना चाहिए कि कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? प्रोजेक्ट सिलेक्शन ही आना चाहिए ना पहले, फिर आप कंट्रोल करोगे। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर बनना चाहिए था ये वाला ऑप्शन नंबर 2। तो बी देख लेते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट जनरेशन, ए प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग प्रोसेस होना चाहिए, सी डिटेल प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन होना चाहिए, फिर आपके पास प्रोजेक्ट सिलेक्शन और इम्प्लीमेंटेशन होता है, फाइनली कंट्रोल ऑफ कैपिटल। कभी भी आपका कंट्रोल बाद में आता है ना, तो ये आंसर आपका करेक्ट। ठीक है, कॉमन सेंस। तो अब ये देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की, फिर स्क्रीनिंग करते हैं उसमें से जो डिलीट हो जाते हैं, फिर एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो लगाते हैं, फिर इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स किया जाता है। ये तो आपके कॉन्सेप्ट से आप पढ़ सकते हो, पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग डेट ऑफ नेट प्रेजेंट, इंटर प्रॉफिट, फिर सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट होता है, ऑथराइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन होता है, फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल होता है और पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट रिव्यू होता है। ओके, तो आप ये पढ़ सकते हो आराम से। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सिस्टम? तो पूछे कौन सा कंपोनेंट नहीं है आपके फॉर्मल सिस्टम का, फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चिट फंड कंपनीज नहीं होती और फाइनेंशियल सर्विसेज होती है। नाम से ही समझ आ रहा है, चिट फंड। चिट फंड है ना, कभी कभी ऑर्गेनाइज्ड और कभी कभी अनऑर्गेनाइज्ड है, तो अगर वो रजिस्टर्ड होगी तो अलग बात है, नहीं तो चिट फंड कंपनीज। फाइनेंशियल मार्केट्स हमको पता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इज नॉट अ कंपोनेंट, कौन सा है, पार्ट नहीं है फॉर्मल ऑर्गेनाइज, तो ये इनफॉर्मल है, चिट फंड कंपनीज। तो ऑप्शन नंबर 3 इज, एक सेकंड लगा यहाँ पर, तो दूसरे जो टाइम बच गया वो दूसरे। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट बिजनेस फाइनेंस पढ़ के ही नहीं गई, बट ये तो कॉमन सेंस है ना, तो अगर नहीं भी पढ़ के गई तो ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहीं पर हम गलतियां करते हैं कि हम क्वेश्चन देखते ही नहीं और सॉल्व ही नहीं करते। ओके, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से फाइनेंशियल, तो एक बार इनको पढ़ लीजिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे मनी लेंडर्स, ठीक है, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, इनफॉर्मल देखिए यहाँ पर, ये मैंने फॉर्मल लिखा है और यहाँ पर इनफॉर्मल। एक मिनट, इसको मैं अगर ऐसे डिजाइन, तो ये देखिए अब आप देखिए क्लियरली दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं। तो ये मैंने बताया फाइनेंशियल सिस्टम, और ये इसके एग्जांपल्स, और ये इनफॉर्मल और उसके एग्जाम। फाइनेंशियल रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन, एसबीआई, पीएनबी, नाबार्ड, ट्रेडिशनल लेंडर्स, ये इनफॉर्मल है। फाइनेंशियल मार्केट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज मार्केट, बीएससी स्टॉक मार्केट, या अनऑर्गेनाइज में लोकल लेंडिंग नेटवर्क्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में लीगल ही है, शेयर्स डिबेंचर्स है, इनफॉर्मल में आपके पास हैंड लोन्स, पर्सनल है। फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटेड, फाइनेंशियल एंड म्यूचुअल फंड्स, मर्चेंट बैंकिंग, फैक्टरिंग, और इनफॉर्मल में एडजस्ट। अब याद रखिए अगली बार ऐसे 6 ऑप्शन दे देगा और बोलेगे बताओ कौन से इसमें से फॉर्मल है और इनफॉर्मल, तो ऐसे पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वालिफाई होंगे। चलिए देख लीजिए। चिट फंड्स, निधिज, निधि कंपनीज, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, किटी सेविंग्स ग्रुप जैसे होता है, किटी पार्टी करते हैं लोग। या पैसे अपने आप को पूछ सकते हैं, एसबीआई फॉर्मल है, एलआईसी फॉर्मल है, मनी लेंडर इनफॉर्मल है। ठीक है, ये तो मैं बता रही हूँ कैसे पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क ले लीजिए। पढ़ा दूं? क्या बोल रहे, न्यू इश्यू ऑफ कैपिटल इज कॉस्टलियर देन रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर आप न्यू इश्यू ऑफ कैपिटल करते हो तो वो कॉस्टलियर होता है रिटेन्ड अर्निंग्स से। ठीक है, बाहर से कैपिटल लाना महंगा है, घर पे जो पैसा पड़ा है, यस। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, जो हम रिटेन्ड अर्निंग्स है वो रिटर्न होता है फॉरगॉन बाय द शेयर होल्डर्स। अगर हम सारा प्रॉफिट्स डिविडेंड्स वालों को बांट दे शेयर होल्डर्स को, तो फिर वो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा ना। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज द रिटर्न फॉरगॉन बाय द शेयर होल्डर्स, यस। तो अब ये देखिए दोनों राइट है, बट दोनों क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं? दोनों राइट है ना, बट वो दोनों एक ही चीज की बात नहीं कर रहे।
वहां पर न्यू इश्यू ऑफ कैपिटल की बात हो रही है, भले रिटर्न अर्निंग्स कॉमन है बट न्यू इश्यू ऑफ कैपिटल और वो रिटेन अर्निंग्स के एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो उनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। या मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, आप पढ़ सकते हो। चलो ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। करेक्ट आंसर 3 तो मैच कर लेते हैं। देखो उन्होंने फिर से ए में 3 दिया है, ए में 1 दिया है, तो फिर से हम यहाँ कंफ्यूज होते हैं, डी में सब में 4 दिए। तो करेक्ट आंसर एनपीवी हमको ऑप्शन नंबर 3 से मैच करे। एनपीवी मतलब 3 से मैच हो रहा है। समेशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश प्रोसीड्स इन ईच ईयर माइनस द समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द नेट। तो एनपीवी में प्रेजेंट वैल्यू तो यही ए एंड 3 शुड मैच, ए एंड 3 मैच हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 और 3 एलिमिनेट ऑप्शन नंबर 1 एंड 4। आईआरआर आप देखें B1, तो BR1 IR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न विच इक्वेट्स एग्रीगेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द नेट कैश फ्लो विद द एग्रीगेट प्रेजेंट वैल्यू। ये नहीं समझ आता तो नेक्स्ट पर चलते हैं। CN2 ARR एवरेज रेट डिवाइडिंग द एवरेज, तो ये तो पता होना चाहिए। AR यहाँ पर एवरेज लिखा, एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय एवरेज, तो यहाँ मैच हो जाना चाहिए था C और CO2 आपको कहाँ मिल रहा है? CO2 आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 और 3 में, तो जैसे मैंने आपको बताया था ए और 3 मैच हो रहा है, तो वो 1 में मैच नहीं हो रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका 3 होना चाहिए था। और PI देखिए क्या है, डी और कहाँ मैच हो रहा है? 4। डिवाइडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल था आंसर। कभी कभी कुछ चीजें ना नहीं भी पढ़ के जा रहे हो तो भी सॉल्व कर पा रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या, हम सॉल्व करना ही नहीं चाहते, हमको डर लग जाता है। ओके, ये फॉर्मूला है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। ये मैं अभी आज नहीं करा रही हूँ क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगता है, और मैं आपको दूसरा यूनिट करा रही हूँ फिलहाल के लिए। मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, मतलब कल, मुझे पता है 24 को पेपर है, कल पॉसिबल होगा तो आपसे वो शेयर कर दूंगी वीडियो, ठीक है? नहीं तो आप सेट के लिए देख पाएंगे। ये बहुत ये मैं आपको बाद में डिस्कस करती हूँ। मेरे पास भी टाइम लिमिटेशंस होते हैं, बट मुझे अच्छे से आपको ये टॉपिक कराना है, घाई से नहीं कराना है। चलो, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पहले ये 2 यूनिट्स में था। अब इसको देखिए, हम ये मैं तो बोलती हूँ 11th के बचपन से पढ़ रहे, कॉमर्स के बचपन से। तो आपको हर बार ये कॉन्सेप्ट से आ रहा है, प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फिर मोटिवेशन से आ रहा है, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से आ रहा है, कंपनसेशन मैनेजमेंट से आ रहा है, या आ रहे हैं क्वेश्चंस। ओके, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये परसेप्शन देखिए, पर्सनैलिटी से एक आ जाता है, एटीट्यूड, इमोशंस, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से आ जाता है। चलो, मैच लिस्ट वन। अब ये देखो, ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन अप्रोच थी और उनके प्रोपाउंडर्स। डायनामिक सिलेबस नहीं है, ये स्टैटिक है, पहले के है। तो अब देखिए यहाँ पर है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू। नाम दिया है ब्रमर, फ्लैम होल्स एंड हैकीमैन एंड जोन्स, डेविड वॉटसन। मुझे ना एक ही पता है इसमें से, 4। तो किसका है वो देखो, 4, DN4, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर का है, तो ये करेक्ट आंसर है। तो हिस्टोरिकल किससे मैच हो रहा है? 1, फ्लैम होल्स। बी मैच हो रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हैकीमैन एंड जोन्स। सी मैच हो रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच 3 से, डेविड वॉटसन। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिए, सिंपल है, नाम से मैच होना है। इसमें ना मैं कहूँ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर आपको नहीं याद है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ट्रिक में अगर एक सॉल्व हो गया आपको बहुत अच्छा है, नहीं होता तो आपका नुकसान है। ये देखिए, थोड़ा सा आप पढ़ के जाइए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच क्या बोल रहा है? वैल्यूज एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कॉस्टिंग पर। हिस्टोरिकल ना, हिस्ट्री से उनके, उनको लेके आए, उनके ऊपर मेहनत की। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रेंट्स, लिकट, दोनों ने उन्होंने दिए। क्या बोल रहे हैं? वैल्यूज एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एक्सिस्टिंग एम्प्लॉयज विद इक्वलेंट पर्सन है, ये रिप्लेस है, अगर एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल रहे हैं हैकीमैन एंड जोन्स, वैल्यूज एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी फॉरगन बाय असाइनिंग डेट। अगर आप कुछ यहाँ पर आए हो तो आप कुछ अपनी अपॉर्चुनिटी मिस करके आए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स, ये मैं इसको लव भी बोल देती हूँ, लेवेंश वर्ड्स तो याद रहता है। ह्यूमन रिसोर्स वैल्यू इक्वल्स टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स ऑफ एम्प्लॉयज अंटिल रिक्वायर, तो प्रेजेंट वैल्यू को जोड़ रहे फ्यूचर अर्निंग्स। एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू मॉडल, फ्लैम होल्स, वैल्यूज एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड सर्विस दे विल रेंडर इन द फ्यूचर, आप कितने साल वहां रहने वाले हो। स्टॉकहेस्टिक रिवॉर्ड्स, ये फ्लैम होल्स का, कंसिडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट पोजीशंस एंड अर्निंग रिवॉर्ड्स ओवर टाइम। आप डिफरेंट पोजीशंस करोगे, आपकी डिफरेंट सैलरी होगी। इकोनॉमिक वैल्यू अप्रोच, मोर्स, MORSE, मेजर्स,
द इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन, आप इकोनॉमिक करो तो उसका नाम से ही समझ आ रहा है, एग्रीगेट पेमेंट अप्रोच। ये भी लेवन शॉर्ट्स ने दिया है, कैलकुलेट्स द टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर सैलरीज एंड वेजेस पेबल टू एम्प्लॉयज, पेमेंट अप्रोच। ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है, इजी था, बट ये प्रोपाउंडर के नाम रखना डिफिकल्ट है। आज आ रहा है तो ऐसे अगर हर मॉड्यूल से हमको एक दो यूनिट्स में से ऐसे क्वेश्चन आ रहे तो डरना नहीं है, बाकी इजी भी आ रहे हैं। ठीक है, तो हर बार ऐसे ना ये बीच में आ गया क्वेश्चन तो डर जाते कि मेरा तो नुकसान होगा, ऐसे मत सोचिए। एक दो मार्क्स, दो मार्क्स तो जाते हैं, बट फिर हमको कोशिश करनी है कि अगर हमने मेहनत की इतने टाइम से तो वो भी ना जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इनमें से कौन सा टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? टास्क कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट या प्रोडक्ट कॉन्फ्लिक्ट? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका प्रोडक्ट कॉन्फ्लिक्ट। मार्केटिंग है, ये तो एचआर है। तो टास्क कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या देख लीजिए, डिसएग्रीमेंट अबाउट द कंटेंट, गोल्स और आउटकम्स ऑफ द वर्क। प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट अबाउट हाउ द वर्क शुड बी डन। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, पर्सनल इनकम्पेटेबिलिटीज, इमोशंस, टेंशन। एग्जांपल भी मैंने दिया, आप देख सकते हो। तो टास्क की वजह से झगड़ा, प्रोसेस की वजह से झगड़ा और रिलेशनशिप की वजह से झगड़ा, बट प्रोडक्ट या एचआर में नहीं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। पूछा था नॉट। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कौन से होता है? जो सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और इंप्रूव परफॉर्मेंस। और डाइस फंक्शनल कौन से होते हैं? जो परफॉर्मेंस की हिंडर करता है, उनको रोकता है। इंट्रापर्सनल होता है कॉन्फ्लिक्ट विद एन इंडिविजुअल, अपने कम्युनिकेशन पढ़ा है तो उसमें भी आएगा। इंट्रापर्सनल मतलब कॉन्फ्लिक्ट विद एन इंडिविजुअल, खुद से लड़ना, मैं घर को टाइम दूं, ऑफिस को टाइम दूं। इंटरपर्सनल, दो लोगों के बीच, दो कॉलीग से डिसअग्री कर रहे हैं। फिर इंट्रा ग्रुप, इंटर ग्रुप मतलब जैसे हम बोलते हैं ना इंट्रा कॉम्पिटिशन, तो विद इन कॉन्फ्लिक्ट मेंबर्स अमंग द सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप में लोग झगड़ा कर रहे हैं। इंटर ग्रुप मतलब दो ग्रुप्स में लोग झगड़ा कर रहे हैं, एच और फाइनेंस। इंटर ऑर्गेनाइजेशनल मतलब कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, टू फर्म्स compete aggressively फॉर द सेम कस्टमर्स। हाँ, ये देखिए पढ़ के जाइए मॉडल। अप्रोच, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, चूजिंग बिटवीन टू अट्रैक्टिव जॉब्स, दोनों अट्रैक्टिव है। अवॉइडेंस, अवॉइडेंस, चूजिंग टू अनप्लेजेंट, दोनों नेगेटिव है। अप्रोच अवॉइडेंस मतलब प्रमोशन ऑफर्स हायर सैलरी बट रिक्वायर्स रीलोकेशन, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, चूजिंग अमॉन्ग सेवरल ऑप्शंस ईच हैविंग प्रोस एंड कॉन्स। किसने दिया ये मॉडल? ये नाम ढूंढ लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम? सोसाइटी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फंक्शनल होते हैं, ग्रुप नहीं होता ऐसा कुछ। ठीक है, सिंपल था। सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं नेशन के, ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बट ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी नहीं होते। चल, बहुत ही इजी है। अगर नहीं पता है तो थियोरीज पढ़ी नहीं है। मैनेजर ग्रिड को जोड़ते हैं ब्लेक एंड मोटोन से। ठीक है, मैनेजर ग्रिड अपने तक पढ़ा हो तो पांच होते हैं उसमें, कंट्री क्लब मैनेजमेंट, इम्पवर्स्ड मैनेजमेंट, हॉथर्न एक्सपर्ट्स, एल्टन मायो के। ट्रेड थियोरी किसकी है? चार्ल्स बर्ड की। और ईआरजी थियोरी है एल्डरसन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइए। ये तो सिर्फ नाम थे, ईयर आ सकता है, फिर आपको कॉन्सेप्ट का मीनिंग आ सकता है, फिर आपको एसर्शन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये तो मुझे आता था इसलिए मैंने फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में सॉल्व कर लिया। तो मैं बोल रही हूँ जहां पर भी एक क्वेश्चन पर आप टाइम सेव करें, आप देखो आप नेक्स्ट उसको कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो। अरे इन द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कंट्रोल प्रोसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। आपकी कंट्रोल प्रोसेस है ना, याद रखिए कि ये देखिए कंपैरिजन, एक्शन, एस्टैब्लिश, स्टैंडर्ड सबसे पहले आएगा ना, तो बी सबसे पहले आना चाहिए। तो एलिमिनेट कर दो ऑप्शन नंबर 3 और 4 को। आप सबसे पहले इस्टेब्लिश कर दो सेंड, फिर उन्होंने दोनों में बी है तो सी और डी में ढूंढना है। सी और डी पढ़ते डायरेक्टली करेक्टिव एक्शन व्हेन रिक्वायर्ड, कंपैरिजन। पहले आप कंपैरिजन करोगे फिर करेक्टिव एक्शन करोगे ना, तो आना चाहिए डी पहले आना चाहिए फिर सी, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होना चाहिए। ओके, तो रीड करते हैं। सबसे पहले आप करते हो स्टैंडर्ड्स करते हो स्टैब्लिश, फिर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस करते हो, फिर आप कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस करते हो और करेक्टिव एक्शन लेते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट? वर्टिकल होता है, सर्कुलर होता है, डायगनल होता है कि हॉरिजॉन्टल? कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं ना। अगर ये भी रॉन्ग जा रहे हैं तो फिर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है कॉमर्स। देखिए अगर एक यूनिट डिफिकल्ट आती है तो एक इजी भी आती है। डायगनल चार्ट नहीं होता। वर्टिकल देखो, टॉप टू बॉटम हायरार्की, हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट टू राइट, सर्कुलर में अथॉरिटी एट सेंटर, फंक्शनल में ग्रुप बाय फंक्शंस, मैट्रिक्स होता है ड्यूअल रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजर, डिविजनल होता है ग्रुप बाय प्रोडक्ट सीजन, नेटवर्क होता है लिंक्डइन एक्सटर्नल, वेब की तरह। वेब मतलब स्पाइडर वेब की तरह। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिए एक बार। तो डायगनल नहीं होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ये आप एक दूसरे सब्जेक्ट में भी पढ़ते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ प्रॉफिट सेंटर होते हैं, सर्विस सेंटर, कॉस्ट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, कौन से नहीं होते हैं? प्रॉफिट सेंटर ए होता है, ए सब में है, ये नहीं हो सकता। प्रॉफिट सेंटर्स होते हैं, कॉस्ट सेंटर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट सर्विस सेंटर्स नहीं होते। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर, सर्विस सेंटर नहीं होता। तो बी एलिमिनेट करना था तो ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट होता, ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट होता, ऑप्शन नंबर 4, तो आपको करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर 2 मिलता। करेक्ट है, और ये स्टैटिक सिलेबस है, ये पहले से ही है, कुछ इसमें रिसेंट एडिशन नहीं हुआ है। अरे इन द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, फेवरेट क्वेश्चन है, ये हर बार आता है। अब देखिए इसमें से सबसे इजी स्ट्रेटेजी क्या है, सिलेक्शन टेस्ट, रेफरेंस, ये भी रॉन्ग जा रहे हैं ना, तो हम गलत है। देखो अब लगता है 2 ए दिए तो 2 सी, क्या सिलेक्शन टेस्ट पहले होता है कि प्रिलिमिनरी इंटरव्यू पहले होता है? अच्छा ई देखो सबसे एंड में दिया है, अगर ऐसे भी पढ़े तो जॉब ऑफर से पहले क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा कि रेफरेंस एंड बैकग्राउंड एनालिसिस होगा, तो फर्स्ट जाएगा ना ऐसे। ये देखिए सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है, तो ये, फिर प्रिलिमिनरी इंटरव्यू आप देखे आते हो, फिर आपका सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, जैसे रिटर्न परफॉर्मेंस टेस्ट, फिर आपको क्या बोला जाता है, आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, फिर आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड एनालिसिस होता है, और फाइनली आपको जॉब ऑफर की जाती है। तो अगर आप ऐसे उल्टा भी जाते तो आपका आंसर बन जाता, बट आपको पता होना चाहिए सी पहले आता है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, फिर सिलेक्शन टेस्ट, फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फिर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड एनालिसिस, फिर जॉब ऑफर। चलो, given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. An effective appraisal system can contribute to competitive advantage by improving job in, yes, अगर आपका अप्रेजल सिस्टम अच्छा है तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकती है बाय इंप्रूविंग द जॉब एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। यस, रीजन वन सीरियस चैलेंज फेसिंग द परफॉर्मेंस रिलेट्स टू असेसमेंट, सेल्फ मैनेज टीम्स को असेस करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो सेल्फ मैनेज्ड होते हैं। तो दोनों करेक्ट है बट दोनों में रिश्ता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होना चाहिए। An effective appraisal system can contribute to competitive advantage. Yes. One serious challenge facing the performance appraiser relates to assessment of self-managed teams. Option both are correct, but R is not the correct explanation. Arrange the following types of motivating needs as identify Maslow favorite hierarchy दी हुई है। सबसे पहले हमारे पास कौन सी आती है, देखिए सबसे लास्ट होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसके ऊपर ट्रांसेंडेंस नीड्स है, वो सब बुक्स में कवर नहीं हुई है, क्वेश्चन में भी नहीं है, तो सी हमारा सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो सी ए। सबसे ऊपर होता है फिजियोलॉजी, सबसे नीचे मतलब सबसे लोअर फिजियोलॉजिकल, तो या तो 2 आंसर होगा या 3। अच्छा सब में ए दिया, ओके ठीक है। फिर फिजियोलॉजिकल के पास आपके पास क्या आता है, सेफ्टी, है ना, तो ए के बाद आपके पास आएगा डी, तो इनमें से आंसर है, फिर आएगा बी, देखो दोनों में बी, फिर सोशल नीड्स, फिर आपको पता होना चाहिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं, ये तो आंसर नंबर 2। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल था। ए सबसे पहले फिजियोलॉजिकल, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, डी आता है हमारे पास सेफ्टी नीड्स, जॉब सिक्योरिटी, फिर बी आती है हमारे पास सोशल नीड्स, लोगों से बोलना चालना, इज्जत, ई आती है हमारे पास स्टीव नीड्स, हमारे पास कैबिन और लोग हमको रिस्पेक्ट करे, और सी मेरे पास होती है सेल्फ एक्चुअल, एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट पूछा है फिर से। पावर कल्चर होता है, रोल कल्चर होता है, टास्क कल्चर होता है, नॉन एंटरप्रेन्योर कल्चर नहीं होता है। तो पावर कल्चर अथॉरिटी कॉन्सेंट्रेट इन अ फ्यू इंडिविजुअल्स, क्विक डिसीजन मेकिंग, स्मॉल फैमिली ओन बिजनेस। रोल कल्चर होते हैं रूल्स, प्रोसीजर एंड डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। टास्क कल्चर टीम्स आर फोकस्ड टू कंप्लीट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट on results, and person culture of the individual employees are more important than the organization autonomy is emphasized. Power culture small family, role culture government departments, task culture IT firms, person culture law firms. ठीक है, which one of the following is not a type of organization culture, तो नॉन एंटरप्रेन्योर। ये मैं नेक्स्ट सेशन में आपको कराऊंगी। तो मेरे पास 5th यूनिट बाकी है, मैंने आज 5 यूनिट्स करा दिए, मेरे पास भी लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एनर्जी मेरे पास भी होती है, तो 7th यूनिट कोशिश करूंगी कल कराऊँ आपको, 5th यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट, 9 लीगल एस्पेक्ट्स और 10 इनकम टैक्स। जितना आप पढ़ के जा सकते पढ़िए, अगर पॉसिबल है तो मेरी वीडियो देख लीजिए, आपको कुछ तो हेल्प हो ही जाएगी। और फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एग्जाम देके आइए। अगर मैं वीडियो नहीं बना पाई कल तो प्लीज मुझसे नाराज मत होइए, बट कोशिश कीजिए कि सेट एग्जामिनेशन से पहले आपके पढ़ के जाइए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, और जिनका भी एग्जाम है कल उनको भी ऑल द बेस्ट। कॉमर्स वालों को तो मेरी तरफ से बहुत ही ज्यादा प्यार। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करके जाइए।